हे गाइस, वी आर एब्सोल्युटली लाइव। आज का सेशन एकदम धमाकेदार सेशन करेंगे। वी विल रिवाइज होल स्टार्टिंग से लेके एंड तक चैप्टर 5 सीए इंटरमीडिएट कैपिटल स्ट्रक्चर। बट बिफोर स्टार्टिंग एज यूजुअल, क्या सर ये लेक्चर इज सफिशिएंट फॉर द एग्जाम्स? नो, नॉट एट ऑल। दिस लेक्चर इज विद द इंटेंशन कि आप आपका सेल्फ स्टडी प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले जस्ट टू क्विकली ब्रश अप योर कंसेप्ट एंड यू इन ऑर्डर यू शुड हैव अ गुड स्टार्ट। ये लेक्चर उस पर्पज से है कि आपको एक अच्छी स्टार्ट मिले। बट बिफोर मूविंग अहेड let me tell you about the new batch coming in. This is here on your screen, the new batch coming in. The details of that are CA Intermediate May 25 के लिए रेगुलर बैच, जिसमें हम डिटेल करते हैं एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम ICI के क्वेश्चंस, कंसेप्ट्स, RTP सॉल्विंग, MTP सॉल्विंग। ऑब्वियसली बाद में होता है वो, बट स्टिल रेगुलर डिटेल्ड बैच। पेपर 6 फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए है। फैकल्टी कौन है? मैं खुद पढ़ाने वाला हूँ। कहाँ पे सर अवेलेबल है? ये है फेस टू फेस अवेलेबल एट साइली मैम सक्सेस मंत्रा एकेडमी। उसके बाद एट द सेम टाइम नॉट ओनली फेस टू फेस, आपको वर्चुअल भी ये मिलेगा अवेलेबल। एट द सेम टाइम प्री रिकॉर्डेड भी किसी को अगर लेने हैं तो यू कैन ऑल्सो बाय it pre-recorded. Everything is available at Success Mantra Academy. Fine. And other modes, it's not only merely financial management, other subjects, सारे subjects भी available है. You can check out the website, मैं description में link दे दूंगा. Fine. But and other details, subject के जो fees है, subject के और कौन से subjects है, batch के other details, batch कब start होगा, कितने duration का रहेगा, what will be the timing, everything is available at Success Mantra's website. Fine. Okay. दिस वॉज अबाउट न्यू बैच डिटेल्स। बट क्या ये आपको रिलेवेंट है? अगर आप ये रिविजन लेक्चर देख रहे हो, माइट बी यू वुड बी अ स्टूडेंट फॉर सितंबर, सो आई होप आपको इस बैच का रिक्वायर्ड ना हो। इसका रिक्वायरमेंट कभी आप पे आए ना, आप इसी अटेम्प्ट में क्लियर हो जाओ। बट ऑब्वियसली अगर आपको ये मैराथन पसंद आ रहा है, ये रिविजन पसंद आ रहा है, तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि आपके जूनियर्स जो है उनको यू कैन सजेस्ट। फाइन, चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो लाइव विद कैपिटल स्ट्रक्चर। जैसे पहले 4 चैप्टर्स किए, सिमिलरली एग्जैक्टली उसी मैनर में कैपिटल स्ट्रक्चर करेंगे। पहले इनिशियली जस्ट ओवरव्यू दूंगा। यहाँ पे अच्छी बात, टुडे आई हैव दीज नोट्स विद मी। यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स हैं विच आई विल रेफर, सो दैट एक फ्लो में, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में हम लोग इस चैप्टर को कर सके। एट द सेम टाइम वन मोर डिस्क्लेमर आई कैन से, माइट बी इट इज पॉसिबल कि ये लेक्चर मैं 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करूं कंसीडरिंग टाइम, या फिर रिकॉर्ड 2 इसमें करूं बट उसको मर्ज करके देन प्लेटफॉर्म पे अपलोड करूं। इट माइट बी पॉसिबल। एनीवे, सम स्टूडेंट्स के लिए मैटर करेगा, मोस्ट ऑफ देम के लिए मैटर नहीं करेगा। दे विल बी कंसर्न विद द रिविजन एंड द कंटेंट, राइट? यस। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, सर इसमें करेंगे क्या? कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या होता है कैपिटल स्ट्रक्चर, एंड देन फिर आगे बढ़ेंगे विद अदर थिंग्स जो यहाँ पे मेंशन्ड है। सो पहले मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस, व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, स्टार्टिंग विद वेरी बेसिक। आगे का मैं डिस्प्ले नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बट दिस यहाँ पे है, आई कैन डिस्प्ले इट, बट एज ऑफ नाउ जस्ट डिस्कशन पे ध्यान दो। व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर गाइस, टेल मी। कैपिटल स्ट्रक्चर इज बेसिकली अ मिक्स ऑफ द सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। कंपनी के लिए पैसे आते हैं एंड देन कंपनी इन्वेस्ट इट समवेयर, राइट? तो जो पैसे आते हैं, हाउ इज दैट सोर्सेस ऑफ फाइनेंस का मिक्स क्या है? हाउ मच पार्ट इक्विटी है, हाउ मच पार्ट प्रेफरेंस कैपिटल है, हाउ मच पार्ट डिबेंचर्स या फिर डेट है, हाउ मच पार्ट लोन है, इन सबका मिक्स, दैट इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट? इतना तो बेसिक हमें पता है सर, बट व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई दिस चैप्टर? Because if I ask you a question, whether capital structure impacts your company's profitability, impacts your company's market position, impacts your company's EPS, MPS, shares के prices, yes, capital structure will have impact। कैसे? आपने देखा था ऑपरेटिंग लीवरेज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, उसके बाद फाइनेंशियल लीवरेज के बाद फाइनेंशियल प्रॉफिट, एग्जैक्ट नेट इनकम आता है। दैट इनकम इज बाउंड टू चेंज बिकॉज ऑफ द चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर। सो कैपिटल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, नॉट मियरली फ्रॉम कॉस्ट पर्सपेक्टिव, बट इंस्टीट्यूट ने दिया है ये 3 चीजों के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है।
डिसाइडिंग ऑन दीज थ्री थिंग्स की कंट्रोल सर कंट्रोल बिकॉज कैपिटल मतलब लाइक एनी डिसीजन विच इज रिस्पेक्ट टू दिस कैपिटल स्ट्रक्चर विल हैव इंपैक्ट ऑन दीज थ्री थिंग्स कंट्रोल तुम्हारा कंट्रोल इफेक्ट होगा लेट्स अज्यूम इक्विटी ज्यादा इशू किया क्या होगा जो कॉन्सेंट्रेटेड शेयर होल्डर्स थे वो डाइल्यूट हो जाएंगे शेयर होल्डर्स के पावर डाइल्यूट हो जाएगा ज्यादा डेट इशू किया क्या होगा सर रिस्क बढ़ेगा सेकंड पॉइंट रिस्क बढ़ सकता है क्यों रिस्क बढ़ेगा शेयर होल्डर्स के लिए भी ज्यादा रिस्क है बिकॉज ज्यादा लीवरेज है कंपनी में ज्यादा फिक्स कॉस्ट पेमेंट है एट द सेम टाइम बैंक्स भी एट सर्टन पॉइंट तक ठीक है बट उसके बाद क्या बैंक्स भी लोन देने के लिए तैयार होंगे नो इफ दे गिव दे विल बी एट अ हायर रेट क्यों बिकॉज कंपनी में ऑलरेडी ज्यादा फिक्स पेमेंट का रिस्क है राइट ऑलरेडी ज्यादा लीवरेज है सो रिस्क इंक्रीजेस एंड एट द सेम टाइम कॉस्ट भी इक्विटी वालों का इफ यू लाइक जनरल ये है परसेप्शन इक्विटी वाले ज्यादा डिमांड करते हैं एंड डेट वाले कम डिमांड करते हैं इशूइंग ओनली इक्विटी विल लीड टू हायर कॉस्ट ऑफ कैपिटल एट द सेम टाइम अगर डेट भी थोड़ा बहुत मिक्स किया तो क्या होगा सर क्या होगा बिकॉज ऑफ डेट एक तो उनका रेट कम रहता है एंड सेकंड टैक्स शील्ड का बेनिफिट मिलेगा तो अल्टीमेटली ये तीनों चीजों को कंट्रोल रखने के लिए फाइनेंसिंग डिसीजंस विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल स्ट्रक्चर आर इंपॉर्टेंट सिर्फ ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर भी नहीं चाहिए जिसमें सिर्फ कॉस्ट कम हो लेट्स अज्यूम डेट लाइक कंपेयर्ड विद इक्विटी डेट इज लो कॉस्ट राइट डेट हैज लो कॉस्ट सिर्फ डेट इशू करके चलेगा नहीं चलेगा बिकॉज इन दैट केस रिस्क ज्यादा रहेगा सो अ बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर इज टू बी प्लॉटेड आउट कंपनी को डिसीजन लेना पड़ता है कि विच ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑप्टिमम and what do you mean by optimum is that capital structure that mix of debt and equity जो इन तीनों चीजों को कंसीडर करके बनाया है कंट्रोल भी रिस्क भी गिव मी अ मिनट कंट्रोल भी रिस्क भी एंड कॉस्ट भी इन तीनों चीजों को मद्देनजर रखते ऐसा जो कैपिटल स्ट्रक्चर बनाया है उसको हम बोलेंगे वन ऑफ द बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर आई होप यू आर क्लियर विद दिस यहाँ पे हम पॉइंट कवर करते हैं मतलब मैंने यहाँ पे समरी लिखा है कि कौन कौन से है तो यहाँ पे हम पॉइंट कवर करते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है सो इट इज अ मिक्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल डेट्स XYZ right and then why is this chapter important because आपको समझ में आना चाहिए being a financial analyst या फिर being a chartered accountant just give me a minute आपको समझ में आना चाहिए if you are taking the decision that decision क्यों important है because it will affect cost it will affect the control shareholders का कितना control है कंपनी पे and risk which is experienced by debt holders by shareholders by other stakeholders like bank and all ठीक है तो you have to take a decision you being let's assume CFO you have to take that decision कि what is that optimum structure optimum capital structure which is made up of all the things considering all these things control risk and cost ठीक है सो दैट ऑप्टिमम स्ट्रक्चर तो इन दिस चैप्टर हम देखेंगे कि वो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे फाइंड आउट करना है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके लिए डिफरेंट अप्रोचेस दिए हैं यहाँ पे आपको मिलेगा ये देखो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज एवरी पर्सन मतलब एवरी डिफरेंट अप्रोच उनका अलग अप्रोच है टू आइडेंटिफाई व्हाट इज दैट ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर तो वो हम डिफरेंट अप्रोचेस देखेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच है नेट इनकम अप्रोच है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है मोदिग्लियानी मिलर एक अप्रोच है ट्रेड ऑफ एक थ्योरी है पैकिंग ऑर्डर थ्योरी है ये सारे थ्योरीज है एंड देन सम एनालिसिस पार्ट तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे इन दिस चैप्टर आई होप क्लियर है आई होप इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर भी आपको क्लियर है व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट ठीक है मूविंग अहेड ये तीन चीजें मैंने आपको बताई कंट्रोल रिस्क कॉस्ट ठीक है अभी कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज सर फर्स्ट ऑफ ऑल थियरीज क्यों अभी जस्ट डिस्कस किया अल्टीमेटली इन दिस चैप्टर व्हाट वी हैव टू डू गाइस वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे डिफरेंट थियरीज है हर एक अलग अलग अप्रोच है जो अप्रोच जहां पे सूटेबल है या फिर जो क्वेश्चन में बताया गया है वो अप्लाई करना है I hope clear है before moving ahead let me also tell you this point that अभी भले ही हमने तीन चीजें देखे थे cost control risk right most of the cases में control and risk पे अगर silent है तो हम only cost ही देखते हैं
बिकॉज हम कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते, दैट इज समथिंग न्यूमेरिकल। रिस्क भी कर सकते हैं, बट अभी यहाँ पे कंटेंट में वो कंसर्न नहीं है, एंड कंट्रोल का बात कर नहीं रहे इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो अनलेस अदरवाइज सॉरी, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिक क्वेश्चन में इन दीज पॉइंट्स पे कुछ बोला है, अगर इसमें कुछ नहीं बोला तो व्हाट यू विल डू, यू विल ऑलवेज टेक योर डिसीजन, ऑप्टिमम कौन सा है इसका डिसीजन यू विल टेक बेस्ड ऑन कॉस्ट। एंड आपके लिए आपके लेवल पे एटलीस्ट यहाँ पे क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उसी पे है, मतलब कंसीडरिंग कॉस्ट कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम है। लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम ऑप्शंस है हमारे पास 20-80, मतलब डेट 20 इक्विटी 80, या फिर 50-50, या फिर 70-30, ऐसे 3-4 ऑप्शन है हमारे पास, या फिर ओनली डेट, या फिर ओनली इक्विटी, ऐसे 4-5 ऑप्शन है। लेट्स अज्यूम इसमें से कौन सा ऑप्टिमम है ये हमें ढूंढना है। हम यहाँ पे डिसीजन कौन से बेसिस पे लेंगे, हम लेंगे डिसीजन बेस्ड ऑन कॉस्ट, बेस्ड ऑन कॉस्ट। कॉस्ट मतलब सर क्या क्या होगा, विच विल बी ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, दैट स्ट्रक्चर जहां पे कॉस्ट हमारा ओवरऑल कॉस्ट, डेट का भी इक्विटी का भी, ये कैसे कंप्यूट करते हैं, पिछला चैप्टर हमने देखा है, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एवरीथिंग, राइट। तो ओके, अज्यूमिंग वो आपको पता है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज ऑल्सो नोन एज WACC, जहां पे लीस्ट रहेगा, दैट वुड बी द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, दैट वुड बी द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। अज्यूमिंग हम वो दो पॉइंट्स, कौन सा, कंट्रोल वाला एंड रिस्क वाला, वहां पे कुछ देख नहीं रहे। समझ रहे हो बात, आई होप क्लियर है। तो जनरली हम कॉस्ट देखेंगे। तो यहाँ पे देयर आर डिफरेंट थेरीज, अभी हम थोड़ा थोड़ा एंटर कर रहे हैं इनटू द टॉपिक, अभी थोड़ा थोड़ा स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगा। फाइन, मूविंग अहेड। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा रहेगा, इसके लिए डिफरेंट थेरीज है, एंड दोस थेरीज आर कैटेगराइज्ड इनटू टू, one is relevance theory and other one is irrelevance theory. Other one is like, मतलब one class is relevance theory and other class is irrelevance theory. तो relevance theory क्या बोलते हैं, relevance theory says कि your capital structure is relevant, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर आपकी कंपनी के लिए रिलेवेंट है। ये तो हमें पता है सर, अभी हमने इंपॉर्टेंस वाले सेक्शन में कवर किया कि ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होने से प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट पोजीशन, EPS, DPS, MPS, जो कुछ भी XYZ, वो चेंज होगा, मार्केट में शेयर्स की प्राइस चेंज हो सकती है, वैल्यू ऑफ टोटल ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी चेंज हो सकती है, राइट। yes, but that was part of relevant theory, that in that point when I was saying that, I was in my mind it was कि capital structure is relevant, but yeah, there are some approaches which consider that capital structure is not relevant. They say कि capital structure कुछ भी हो, 20-30, 20-80 हो, 50-50 हो, 80-20 हो, 70-30 हो, फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू ऑफ फर्म अल्टीमेटली सेम रहता है, वैल्यू ऑफ फर्म या फिर ओवरऑल कॉस्ट अल्टीमेटली तुम्हारा सेम रहेगा। ये ऐसे एक दो अप्रोचेस है जो नीचे दिए हैं, नेट ऑपरेटिंग इनकम एंड मोदिग्लियानी मिलर अप्रोच विदाउट टैक्स। तो ये ऐसे दो चीजें हैं, दो अप्रोचेस हैं जो कहते हैं कि इररिलेवेंट है, कैपिटल स्ट्रक्चर इररिलेवेंट है, एंड बाकी जो 3 अप्रोचेस है, नेट इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मोदिग्लियानी मिलर विद टैक्स, ये अप्रोचेस है, दे से कि यस, capital structure is relevant for decision making, is relevant for company because it will ultimately affect your cost, overall cost of capital, and ultimately the value of firm, value of equity बोलो, value of firm बोलो। फाइन, एक अप्रोच स्टेप बाय स्टेप देखना स्टार्ट करते हैं। फाइन सर, क्या इस सेशन में मैं सम्स कवर करूंगा, जैसे लास्ट वीडियो बनाया था, TY के क्वेश्चंस अलग से सेपरेटली कवर किए थे, MCQ क्वेश्चन, नॉट ऑब्वियसली नॉट दिस चैप्टर, इसका तो रिवीजन चल रहा है फर्स्ट, राइट, इसके बाद में आएंगे, बट इसमें क्या इन दिस वीडियो कवर करेंगे, नो नहीं करेंगे, अनलेस अदरवाइज रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल आर्बिट्राज करके आगे जाके एक कंसेप्ट आएगा मोदिग्लियानी मिलर में, वहां पे वी माइट नीड टू टेक हेल्प ऑफ द सम टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बेटर, एंड इसीलिए यूज करेंगे, बट अदरवाइज क्या इस वीडियो का फोकस वो रहेगा, नो। मूविंग अहेड टू नेट इनकम अप्रोच, जो कि फर्स्ट अप्रोच है, नेट इनकम अप्रोच, वेरी सिंपल, एंड मैं भी इसको उतना ही सिंपल रखूंगा। टेल मी गाइस, अभी जब हम ये देख रहे हैं, आदि बाकी चीजें भूल जाओ, बाकी अप्रोचेस भूल जाओ, कंप्लीटली फोकस ऑन नेट इनकम अप्रोच। सर, नेट इनकम अप्रोच क्या है? नेट इनकम अप्रोच सिंपली एक चीज बोलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर वो क्या बोलता है, यू गाइस टेल मी, किसका कॉस्ट ज्यादा रहता है जनरली, डेट का या इक्विटी का? डेट का या इक्विटी का ज्यादा रहता है इक्विटी का गाइस, ज्यादा रहता है इक्विटी का। क्यों?
क्यों? इक्विटी होल्डर्स रिस्क भी ज्यादा लेते हैं, डेट होल्डर्स का तो फिक्स्ड रीपेमेंट रहता है, इक्विटी होल्डर्स रिस्क भी ज्यादा लेते हैं, चांसेस ऑफ व्हाट वी से लिक्विडेशन वगैरह अगर कंपनी का हुआ तो इन दैट केस इक्विटी आर द लास्ट वन टू बी पेड, राइट? सो वो रिस्क ज्यादा ले रहे हैं, रिटर्न्स हाई डिमांड करते हैं एज कंपेयर्ड विद कॉस्ट, एज कंपेयर्ड विद डेट होल्डर्स। इसलिए फर्स्ट इंटरेस्ट कॉस्ट डेट में कम रहता है, एंड एट द सेम टाइम इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है, टैक्स डिडक्टिबल रहता है, राइट? तो टैक्स शील्ड मिलता है, तो उसकी वजह से डेट का कॉस्ट और कम हो जाता है। सो बेसिकली इफ वी कंपेयर इक्विटी एंड डेट, डेट इज चीपर फॉर टू रीजंस, वन एक्सपेक्टेशंस कम रहते हैं, एंड सेकंड टैक्स का शील्ड मिलता है। डेट इज चीपर, नेट इनकम अप्रोच वही बोलता है, डेट इनकम अप्रोच वही बोलता है कि एम्प्लॉय एज मच डेट एज पॉसिबल, एम्प्लॉय एज मच डेट एज पॉसिबल। कॉस्ट दिख रहे हैं सिर्फ, कॉस्ट दिख रहे हैं सिर्फ, रिस्क कंसीडर किया मर जाएंगे। एज मच डेट मतलब क्या? एज मच डेट मतलब क्या? पूरा डेट करो, रिस्क है ना। सो सिर्फ कॉस्ट देख रहे हैं अभी, ठीक है? इसके कुछ अजम्पशंस रहेंगे, ऑब्वियसली इसके कुछ अजम्पशंस रहेंगे। सो व्हाट इट सेज, देखो देखो यहाँ पे अगर ये चार्ट मैं पढ़ने जाऊँ तो देखो जैसे जैसे लीवरेज बढ़ता है कॉस्ट ऑफ डेट तो कांस्टेंट रहेगा, इट इज अज्यूम्ड एवरी टाइम कि कॉस्ट ऑफ डेट हमारे केस में चेंज नहीं होता, राइट? चेक, इट सेज कॉस्ट KW, कॉस्ट ऑफ दैट इज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC जिसको हम बोलते हैं, इट reduces as your leverage, as your debt increases, goes on increasing। क्यों सर? समझ लो ना, जैसे जैसे डेट बढ़ा रहे हैं हम, प्रपोर्शन ऑफ डेट बढ़ा रहे हैं जैसे जैसे प्रपोर्शन ऑफ डेट बढ़ रहा है आपका कॉस्ट कम होगा, बिकॉज ज्यादा इंटरेस्ट जाएगा एज कंपेयर विद इक्विटी। इक्विटी से इंटरेस्ट इज बेटर, नहीं तो ये पैसा आपको इक्विटी होल्डर्स को देना पड़ता, उससे बेटर है डेट होल्डर्स को कम इस पे दे दो, एंड प्लस दे दो तो दे दो, उल्टा टैक्स भी सेव कर दो इंटरेस्ट पे। तो जैसे जैसे आप डेट बढ़ाते जाओगे आपका ओवरऑल कॉस्ट कम होता जाएगा, ऑब्वियसली एवरेजिंग आउट हो जाएगा ना। समझ लो, लेट्स अज्यूम 15% इज इक्विटी का एक्सपेक्टेशन, इक्विटी का कॉस्ट, एंड डेट का 10% पे मिल रहा है आपको। जितना 10% वाला वेट बढ़ाओगे उतना ओवरऑल दोनों का एवरेज कम आएगा ना। मैथमेटिक्स से 15 एंड 10 एवरेज इसी के बीच में आएगा, कहीं तो इसी के बीच में आएगा, 10 एंड 15 के बीच में, राइट? जितना ज्यादा लोअर वाला आप बढ़ा दोगे प्रपोर्शन, क्या रहता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला क्या रहता है? केडी इंटू प्रपोर्शन ऑफ केडी, कितना है यहाँ पे? केडी इंटू प्रपोर्शन ऑफ डेट, दैट इज डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी प्रपोर्शन, एंड के कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू इसका प्रपोर्शन। तो जितना इसका प्रपोर्शन बढ़ेगा उतना अच्छा होगा, एवरेज आउट कम लोअर लेवल पे होगा। आई होप यू आर एबल टू विजुअलाइज, ठीक है? दैट्स इट। नेट इनकम अप्रोच इतना ही बोलता है, सीधी बात, कि डेट इज चीपर एम्प्लॉय डेट, डेट इज चीपर एम्प्लॉय डेट, ठीक है? बट ऑब्वियसली अदर चीजें भी कंसिडर करने पड़ते, इतना सिर्फ कॉस्ट को देख के नहीं चलता कंपनी में, राइट? तो इन दिस अप्रोच हाउ विल यू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ फर्म? नॉट ओनली इन दिस अप्रोच, किसी भी अप्रोच में वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलेगा? इट विल बी वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट, राइट? वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे? नेट इनकम अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय कैपिटलाइजेशन रेट। ये तो वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी है, लास्ट चैप्टर वाला फॉर्मूला है, जस्ट यहाँ पे डुप्लीकेट किया है, नथिंग वेरी मच यू नो वी कैन से इंपॉर्टेंट एज सच। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रहेगा सर? EBIT अपॉन टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, या फिर वैल्यू ऑफ फर्म क्या रहेगा सर? EBIT अपॉन WACC, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बिकॉज EBIT इज अवेलेबल टू इक्विटी होल्डर्स एज वेल एज डेट होल्डर्स, राइट? दोनों के लिए अवेलेबल है ना। EBIT में से बाद में इंटरेस्ट माइनस होता है, मतलब बाद में इंटरेस्ट पे होने के लिए EBIT इज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, राइट? उसके बाद टैक्स, उसके बाद इक्विटी होल्डर्स का EPS आएगा। तो EBIT इज फॉर बोथ ऑफ देम। सो ऑटोमेटिकली इसको अगर मैं डिवाइड करूं दोनों के मिला के जो कॉस्ट रहती है उससे, तो ऑटोमेटिकली मुझे क्या आएगा? वैल्यू ऑफ इक्विटी नहीं मिलेगा, वैल्यू ऑफ डेट अलग से नहीं मिलेगा, वैल्यू ऑफ दोनों का मिला के मिलेगा, दैट इज नोन एज वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है? दैट इज वेरी सिंपल, दिस इज लाइक आप वेरी इजीली कर सकते हो, ना कि इस चैप्टर का है ये, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर कि ये लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है जहां पे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते थे, के का, केडी का, राइट? ऑल दोस थिंग। सो आई एम स्किपिंग दिस क्वेश्चन। ट्रेडिशनल अप्रोच ये थोड़ा मोर लॉजिकल है देन पहला वाला अप्रोच। फर्स्ट अप्रोच वाज नेट इनकम अप्रोच, इससे थोड़ा ये मोर लॉजिकल है। कैसे मैं बताता हूँ, सी यहाँ पे देखो, व्हाट डज इट से? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डज इट से? दिस अप्रोच स्टेट्स कि आपका कॉस्ट ऑफ डेट
कॉस्ट ऑफ डेट, ऑब्वियसली डेट चीपर है, ये भी वही एक्सेप्ट करता है डेट चीपर है, राइट, बट वहां पे क्या था, कॉस्ट ऑफ डेट वाज लाइक कांस्टेंट एवरी टाइम। यहाँ पे इट सेज ऐसा नहीं होता, कॉस्ट ऑफ डेट एक पॉइंट तक ठीक है कांस्टेंट रहेगा, बट देयर कम्स अ सर्टेन पॉइंट जहां पे इससे ज्यादा आपने लीवरेज एम्प्लॉय किया, आपकी कंपनी में इससे ज्यादा डेट यूज किया, कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ता चला जाता है, कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ता चला जाता है, नॉट ओनली कॉस्ट ऑफ डेट, नॉट ओनली कॉस्ट ऑफ डेट, also the cost of equity, cost of equity, cost of equity in the sense इक्विटी शेयर होल्डर्स भी एक पॉइंट तक ठीक है, दे विल टॉलरेट कि आप रिस्क मतलब आप डेट एम्प्लॉय करते जा रहे हो, क्यों, उनको भी बेनिफिट है, अल्टीमेटली टैक्स शील्ड मिलके टैक्स सेव हो रहा है एंड लोअर लेवल्स पे फंड्स अवेलेबल हो रहे हैं जिससे हम हायर प्रॉफिट्स कमा सकते हैं, लोअर इंटरेस्ट रेट पे, राइट, हायर प्रॉफिट्स कमा सकते हैं, तो उनका भी फायदा है, बट सिर्फ फायदा देख के नहीं चलता, अल्टीमेटली देयर विल कम सम पॉइंट जहां पे वो भी रिस्क लेने के लिए मे बी फियरफुल रहेंगे, दे विल ऑल्सो फील दैट फियर या फिर पिंच कि अभी ये ज्यादा हो रहा है, तो बियॉन्ड दैट अगर और ज्यादा डेट आप एम्प्लॉय करने लगे तो ऑटोमेटिकली इक्विटी शेयर होल्डर्स भी ज्यादा डिमांड करेंगे कि यार वी आर टेकिंग मोर रिस्क, हमें रिस्क बढ़ रही है एंड ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ता जाएगा, सो दिस अप्रोच इज मोर लॉजिकल, आपको भी लग रहा है ना, दिस इज क्वाइट नॉर्मल थिंग, तो this approach traditional approach is more logical as compared with net income approach, as compared with net income approach. What does it say? It simply state up to a certain point cost of debt will remain constant, may remain constant, but after that point, after a certain point, it will start increasing. Even same for cost of equity, up to a certain point it may remain constant, stagnant, but after a certain point it will start increasing. Now you have to identify that point in this whole thing, in this whole scenario you have to identify that point जहां पे ओवरऑल कॉस्ट जीरो, सॉरी ओवरऑल कॉस्ट मिनिमम हो, ओवरऑल कॉस्ट मिनिमम हो, ऐसा पॉइंट ढूंढना है एंड दैट इज द ऑप्टिमम स्ट्रक्चर दे से, उस पॉइंट के आगे गए हम तो ओवरऑल कॉस्ट बढ़ना चालू हो जाएगा, इक्विटी का कॉस्ट बढ़ेगा, मे बी डेट का कॉस्ट बढ़ेगा आफ्टर दैट पॉइंट, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट पॉइंट, समझा, एंड दैट इज योर ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, दैट मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी जहां पे ओवरऑल कॉस्ट आपका मिनिमम हो इज योर ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, this is what this traditional approach says, this traditional approach says, I hope समझ रहा है, I hope you are able to understand. देखो यहाँ पे under this approach the rate of interest on debt remains constant for a certain period and thereafter with an increase in leverage it increases, मतलब जैसे जैसे डेट बढ़ाओगे it will start on increasing, same for equity also, यहाँ पे भी वही दिया है, and ultimately that is optimum जहाँ पे WACC decreases and lowest हो, lowest point. I hope clear है, I hope clear है, ठीक है, यहाँ पे भी वही चीजें दी है, यहाँ पे भी वही चीजें दी है, ये illustration to again I consider this into easy category, इजी कैटेगरी, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, EBIT दिया है आपको, डेट का वैल्यू दिया है 5 लाख 10%, सो 10% ये, एंड निकालना क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है, वैल्यू ऑफ फर्म क्यों निकालना है, सिर्फ वहां वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम होना इज आर इंटेंशन, इन दिस चैप्टर एटलीस्ट फाइनेंसिंग डिसीजन रिलेटिंग टू कैपिटल स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, तो कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा हो जहां पे वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम हो, तो वो इसीलिए वैल्यू ऑफ फर्म पे क्वेश्चन है, ओवरऑल कॉस्ट कैपिटल पे क्यों है, जहां पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे लोएस्ट होगा वहां पे वैल्यू ऑफ फर्म ज्यादा होगा, हाईएस्ट, राइट, तो इन दिस क्वेश्चन यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट, यहाँ पे कुछ डिटरमाइन नहीं करना, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वगैरह नहीं करना, बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट दिया है, डिबेंचर्स कितने हैं वो दिया है, एवरीथिंग इज गिवन, यहाँ पे वो डिसीजन मेकिंग वाला क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे डिसीजन उन्होंने ऑलरेडी खुद लिया है कि इतने डिबेंचर्स होंगे 5 लाख के, EBIT इतना है, कैपिटलाइजेशन रेट इतना है, इसका मीनिंग आपको वैल्यू कुछ अदर चीज निकालनी है, आई मीन डिसीजन मेकिंग वाला ये क्वेश्चन नहीं है, जस्ट यू हैव टू कॉम्प्यूट, ठीक है, कॉम्प्यूट वाला है, देखो यहाँ पे भी है, कॉम्प्यूट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, एंड आई होप ये आप निकाल सकते हो, इवन आई कैन से दिस इज ऑल्सो मोस्ट सिमिलर टू द चैप्टर 4 कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाला या फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला, आई मीन, ठीक है, आई एम स्किपिंग दिस, यहाँ पे देखो, यस दिस माइट show you how what traditional approach is what they were saying, cost of debt देखो, options है ये अलग अलग, जहाँ पे परसेंटेज ऑफ डेट एज कम्पेयर टू टोटल डेट टू इक्विटी, टोटल डेट टू इक्विटी में कितना परसेंट डेट है, पहले बोलते हैं 0% अगर डेट लिया तो ये कॉस्ट रहेंगे, 1% मतलब लाइक 10%, सॉरी नॉट 1%, 10% डेट एम्प्लॉय किया आपने, 10% आउट ऑफ टोटल कैपिटल, 1 लाख चाहिए, 10,000 विल बी डेट एंड रिमेनिंग 90,000 विल बी इक्विटी,
ठीक है, 10%। सो 0.1 का डेट लिया तो ये कॉस्ट रहेंगे दोनों के, डेट का अलग रहेगा, इक्विटी का अलग रहेगा। 0.2 0.3 हर एक सिनेरियो के लिए कॉस्ट दिए हैं। तो देखो जैसे जैसे ये डेट बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, देखो यहाँ पे एक सर्टन पॉइंट तक ये देखो कॉस्ट ऑफ डेट 11 है, कॉस्ट ऑफ डेट 11 है, बट उसके बाद थोड़ा बढ़ा 11.6, उसके बाद थोड़ा और बढ़ा 12, 13, 15 ड्रास्टिकली बढ़ा, 18 और ड्रास्टिकली बढ़ा। बिकॉज एक पॉइंट तक यू कैन अंडरस्टैंड, टॉलरेट, बट वंस दैट लिमिट इज एक्सीडेड देन शूट अप हो जाएगा कॉस्ट, शूट अप हो जाएगा कॉस्ट। नॉट ओनली विद डेट, ट्रेडिशनल अप्रोच से नॉट ओनली विद डेट, इक्विटी के साथ भी सेम होगा। एज यू गो ऑन इंक्रीजिंग लीवरेज, इंक्रीजिंग डेट, जैसे जैसे डेट इंक्रीज कर रहे हो गाइस, यहाँ पे इक्विटी इंक्रीज नहीं हो रहा है, इट इज डेट इंक्रीज हो रहा है। ऐसा डेट इंक्रीज होने से डेट का भी कॉस्ट बढ़ रहा है, इक्विटी का, ऐसा नहीं कि डेट इंक्रीज हुआ डेट का कॉस्ट बढ़ा, इक्विटी इंक्रीज हुआ परसेंटेज इक्विटी का कॉस्ट बढ़ा, नहीं, डेट इज अज्यूम्ड टू बी अ रिस्क, दैट इज इंक्रीजिंग एंड दैट्स व्हाई बोथ ऑफ देम आर इंक्रीजिंग। ठीक है, देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी 13 था, 13 रहा, 14 बढ़ गया थोड़ा, 15 और बढ़ गया, और बढ़ गया 16 और बढ़ गया, 18 और बढ़ गया 20। क्लियर है? तो ऑब्वियसली अभी सम सॉल्व करोगे इसमें, इसमें हाँ देखो दिस इज अ डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन, डिटरमाइन द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। आइडियली इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन शुड हैव अ फोकस ऑफ दिस, शुड हैव अ फोकस ऑफ दिस, अ डिसीजन मेकिंग थिंग। आपको अल्टीमेटली आगे जाके क्या करना है, प्रैक्टिकली ये करना है, यू हैव टू डिसाइड अपॉन द कैपिटल स्ट्रक्चर। एंड हाउ विल यू डिसाइड सर, यहाँ पे ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा होगा सर? ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर होने की क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? 3 चीजें सर, कंट्रोल चेक करना है, रिस्क चेक करना है, कॉस्ट चेक करना है। क्या पहले 2 चीजें यहाँ पे चेक कर सकते हैं हम? मैंने पहले ही बोला था हमारे आपके लेवल पे ये चीजें के लिए ज्यादा जनरली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में कुछ डिस्कशन नहीं होगा, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली लिखा है तो हम देखेंगे। यहाँ पे कुछ लिखा है नहीं, सो वी विल कंसीडर द कॉस्ट, ओनली द कॉस्ट। कॉस्ट कंसीडर करके विच इज द ऑप्टिमम स्ट्रक्चर, दैट वन जहाँ पे कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम हो, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम हो। क्या आप हर एक सिनेरियो के लिए, ऑप्शन के लिए, क्या आप WACC ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल सकते हो? यस, वेरी इजी। प्रपोर्शंस है, डेट का प्रपोर्शन है तो ऑटोमेटिकली इक्विटी का भी आ गया 1 माइनस डेट, 1 माइनस डेट का प्रपोर्शन, राइट, इनटू देयर रिस्पेक्टिव कॉस्ट्स, इनटू देयर रिस्पेक्टिव कॉस्ट। फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस में 0, डेट 0 है तो डेट का कॉस्ट 0 रहेगा, प्लस इक्विटी का कितना रहेगा 13 इंटू इक्विटी का रेशियो क्या है, डेट परसेंटेज क्या है, प्रोपोर्शन 1, ऑल इज इक्विटी। सेकंड इसमें क्या होगा 11 डेट इंटू उसका प्रोपोर्शन 0.1 प्लस 13 इंटू 0.9 बचा हुआ इक्विटी, राइट। तो यही किया है, यही किया है, देखो 11 इंटू 0 प्लस 13 इंटू 1, सेकेंड सिनेरियो के लिए 11 इंटू 1.1 दैट इज 10% एंड 13 इक्विटी का कॉस्ट इंटू 0.9। ठीक है, तो ये करके एवरेज कॉस्ट निकाले सारे इंडिविजुअल डिसीजंस के, एंड इसमें सबसे लोएस्ट कॉस्ट कौन सा है गाइस, दिस 12.8, this is the lowest cost and therefore second is the optimum capital structure, which is what was the second option, ये वाला जहाँ पे 10% डेट एम्प्लॉय कर रहे हो, सिर्फ 10%, सिर्फ 10% डेट। अगर आपको 1 लाख का टोटल कैपिटल है उसमें सिर्फ 10,000 रुपीज इज डेट, दैट इज द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इन दिस केस कंसिडरिंग दिस डेट एंड इक्विटी के कॉस्ट्स। ठीक है, ये डिसीजन आपको लेना है, इस डिसीजन लेने के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आई होप क्लियर है। एंड इससे, इस क्वेश्चन से आपको, आंसर तो छोड़ो, क्वेश्चन से आपको ये भी आया कि ट्रेडिशनल अप्रोच को क्या बोलना है, एक पॉइंट तक कांस्टेंट रहते हैं कॉस्ट, उसके आगे शूट अप होते हैं। ठीक है, ठीक है, आई होप दिस ट्रेडिशनल अप्रोच इज क्लियर टू यू, आई होप दिस ट्रेडिशनल अप्रोच इज क्लियर टू यू। आगे देखते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। पहला वाला था नेट इनकम अप्रोच, दूसरा अभी है, मतलब पहला इन द सेंस नॉट फर्स्ट, अभी जो देखा वो इट वाज ट्रेडिशनल अप्रोच, उसके पहले नेट इनकम अप्रोच एंड अभी है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। फर्क क्या है? नेट इनकम, व्हेन वी से नेट इनकम वी मीन इनकम विच इज फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, बट जहां पे हम नेट ऑपरेटिंग इनकम बोलते हैं वी मीन द EBIT, वी मीन EBIT, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एज वेल एंड टैक्स। ठीक है, तो मतलब अभी हम सिर्फ इक्विटी नहीं कंसीडर करेंगे, अभी हम कंसीडर कर रहे हैं, फिर हमारा पर्सपेक्टिव थोड़ा वाइडर है, जहाँ पे इक्विटी प्लस डेट होल्डर्स दोनों को कंसीडर कर रहे हैं, दोनों को कंसीडर कर रहे हैं। अभी अभी अगर आप ऊपर जाओगे, अगर आप ऊपर जाओगे यहाँ पे, यहाँ पे वेयर इज नेट ऑपरेटिंग इनकम, अभी तक के दोनों जो देखे नेट इनकम एंड ट्रेडिशनल, दे बोथ वेर रिलेवेंट थियरी के पार्ट, they were saying कि relevant है। it was first was saying ना डेट जितना ज़्यादा एम्प्लॉय करोगे कॉस्ट उतना कम आएगा, कॉस्ट उतना कम आएगा वैल्यू ऑफ फर्म उतना ज़्यादा रहेगा, इनवर्सली रिलेटेड।
सिमिलरली ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोलता था कि वो पॉइंट ढूंढना है जहां पे मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो। क्यों? सो मिनिमम जहां पे होगा WACC वहां पे वैल्यू ऑफ फर्म ज्यादा रहेगा, राइट? सो दे वर हिंटिंग कि कैपिटल स्ट्रक्चर इज रिलेवेंट, यू हैव टू केयरफुली डिसाइड। अभी जो अप्रोच है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, वो बोलेगा इररिलेवेंट है, कैपिटल स्ट्रक्चर इररिलेवेंट है, देखना नहीं है। कैसा भी कैपिटल स्ट्रक्चर हो, आपका कॉस्ट सेम रहेगा, आपका मार्केट वैल्यू मतलब कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट आपका सेम रहेगा, आपका वैल्यू ऑफ फर्म सेम रहेगा। कैपिटल स्ट्रक्चर इज इररिलेवेंट। गिव मी अ मिनट। ओके, ठीक है। तो वी वर डिस्कसिंग नेट ऑपरेटिंग इनकम। ये अप्रोच बोलेगा कि यस इट इज योर कैपिटल स्ट्रक्चर इज इररिलेवेंट। इररिलेवेंट कैसे देखते हैं, देखते हैं। आई होप यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक कंसेप्ट ब्रशअप हो रहे हैं। थोड़ा स्पीड चाहिए तो बढ़ा लो एंड देख लो, ठीक है। नाउ नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, कम ऑन गाइस, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या बोलता है, क्या बोलता है? इट सेज कि ओवरऑल कॉस्ट आपका सेम रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कैपिटल स्ट्रक्चर। आपका कैपिटल स्ट्रक्चर भले कुछ भी हो, लेट मी रेफर माय नोट्स एज वेल सो दैट और कुछ इसमें से पॉइंट अगर हमारा मिस हुआ है तो वी कैन कवर इट, वी कैन कवर इट। इट सेज दिस नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच सेज कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका सेम रहेगा। कैसे सर, कैसे सर? इट सेज कि क्या होता है, हाउ इट प्रैक्टिकली एक्सप्लेन्स इटसेल्फ। इट सेज क्या होता है, देखो आप डेट एम्प्लॉय करते जाते हो, डेट का कॉस्ट में भी कम होता होगा, डेट का कॉस्ट में भी कम होता होगा, बट दैट बेनिफिट ऑफ आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड टुडे, दैट बेसिकली कॉस्ट जो डेट का हमारा कम होता है, दैट इज ऑफसेट इक्वली बाय इंक्रीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। मतलब अगर आपने कुछ सेविंग्स किया बिकॉज ऑफ डेट ज्यादा एम्प्लॉय करने के बाद आपका इनकम, आपका ओवरऑल कॉस्ट सेव हो रहा है। क्यों? दो रीजन, एक तो इंटरेस्ट मतलब लाइक डिविडेंड, सॉरी इंटरेस्ट हम कम रेट पे देते हैं एज कंपेयर्ड विद द डिविडेंड ऑन इक्विटी, राइट? वो कम रहता है। एंड सेकंड टैक्स बेनिफिट होता है। तो जो कुछ भी बेनिफिट हुआ है, जो कुछ भी बेनिफिट हुआ है, दैट इज अगेन डिमांडेड बाय इक्विटी। इक्विटी वालों के एक्सपेक्टेशंस बढ़ते हैं। क्यों? अभी आपने सेव किया है ना, तो हमको दे दो, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर द ओनर्स, जो भी है बचा हुआ हमारा ही है। तो ईपीएस अप्रोच से गए तो जो कुछ भी सेव हुआ वो अल्टीमेटली ईपीएस में आके पड़ा, राइट? उतना ईपीएस बढ़ गया एंड ईपीएस कंप्लीटली इक्विटी शेयर होल्डर्स का है, तो अल्टीमेटली अगेन दैट बिकम्स टू कॉस्ट। सो व्हाट दिस अप्रोच सेज कि ओवरऑल कॉस्ट आपका सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, ओवरऑल कॉस्ट कांस्टेंट रहता है। एंड ऑलवेज देखो, ये कांस्टेंट ओवरऑल कॉस्ट कहाँ पे रहेगा सर? ये ऑलवेज बीच में रहेगा इक्विटी के एंड डेट के, राइट ना? डेट का जो कॉस्ट है एंड इक्विटी का जो कॉस्ट है, उसके बीच में कहीं तो कांस्टेंट वाला कॉस्ट रहेगा। क्यों? ऑब्वियसली ना, एवरेज आउट होते हैं थिंग्स, राइट? एवरेज आउट होते हैं, वेट्स लगा के हम एवरेज निकालेंगे एंड WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट? सो इट विल ऑलवेज लाई इन बिटवीन, बट व्हाट दिस अप्रोच सेज कि दिस विल लाई इन बिटवीन इक्विटी एंड डेट। However, this will be a constant. This will be a straight line. यहाँ पे देखो, this overall cost of capital KW is a straight line between cost of debt and cost of equity. ठीक है, ये बढ़ता नहीं है। इट सेज ओवरऑल आपका कांस्टेंट रहेगा। जैसे जैसे ज्यादा लीवरेज बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे ज्यादा लीवरेज बढ़ाओगे आप, कॉस्ट ऑफ डेट तो कांस्टेंट रहता है, बट कॉस्ट ऑफ डेट कांस्टेंट रहेगा, बट इनटू प्रपोर्शन करोगे तो जैसे जैसे ज्यादा डेट का प्रपोर्शन करते जाओगे तो कॉस्ट ऑफ डेट क्या होगा, मतलब व्हाट वी से कॉस्ट ऑफ डेट कांस्टेंट रहेगा, बट लेट मी एक्सप्लेन यू इन अदर वे। ओवरऑल बेस हम बढ़ा रहे हैं, लीवरेज ज्यादा एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो हमारा अब्सोल्यूट टर्म्स में सोचो ना, अब्सोल्यूट टर्म्स में सोचो, हमारा कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट आउटफ्लो बढ़ेगा विच इज एट अ लोअर रेट एज कंपेयर, नहीं तो हमें इक्विटी को ज्यादा रेट पे देना पड़ता, प्लस हम टैक्स भी बचा रहे हैं, राइट? तो अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ डेट ओवरऑल या फिर डेट के लिए आउटफ्लो ओवरऑल लेवल पे फर्क नहीं पड़ता, बट वही चीज इक्विटी के लिए जो हमने यहाँ पे आउटफ्लो पे सेव किया, जो हमने ये डेट वालों को ज्यादा आउटफ्लो सेव किया, अभी डेट ज्यादा एम्प्लॉय किया तो ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, रेट नहीं मैं बात कर रहा, टोटल आउटफ्लो ज्यादा आएगा, तो टोटल जितना भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उस पर से ज्यादा टैक्स सेव होगा एज कंपेयर टू अर्लियर, तो ज्यादा ये जो सेविंग्स हुई दैट इज डिमांडेड बाय
इक्विटी, तो इक्विटी की कॉस्ट देखो बढ़ती गई बढ़ती गई, समझ रहे हो बात को? सो ओवरऑल व्हाट दिस अप्रोच सेज इज योर टोटल कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट. व्हाई? लॉजिक एक्सप्लेन्ड इज डेट, जैसे जैसे तुम ज्यादा एम्प्लॉय करते हो तो तुम्हारा जो कुछ भी सेविंग होता है दैट इज अगेन डिमांडेड बाय इक्विटी, एंड बिकॉज ऑफ दैट इक्विटी होल्डर्स के एक्सपेक्टेशंस बढ़ने के कारण कॉस्ट ऑफ इक्विटी शूट अप होता है, एंड अल्टीमेटली यू अगेन नेट इट डाउन, कॉस्ट ओवरऑल कॉस्ट सेम रहता है, सेम रहता है. ठीक है, ठीक है. लेट मी सी, लेट मी सी. दिस इलस्ट्रेशन 4 नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊँ, या फिर नॉट वेरी कंसेप्ट रिलेवेंट, आई कैन से कंसेप्ट रिलेवेंट इन द सेंस यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से नो. हाँ, दिस इलस्ट्रेशन 5 वेरी इंपॉर्टेंट, आई कैन टेल यू, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड क्वेश्चन इवन आई कैन से, very good question even I can say. Whether we will solve in this session, no, because you know I guess ये concept थोड़ा मतलब comparatively easy है, इतना एटलीस्ट मोदी गिलानी मिलर जो आगे आएगा उसके जितना सम लेके एक्सप्लेन करने जितना नहीं है. आई गेस हमारा जितना डिस्कशन हुआ उसके ऊपर से आपको समझा रहेगा, आपको समझा रहेगा. एट द सेम टाइम इन दिस इलस्ट्रेशन 5 करते टाइम ये लास्ट वाला जो है ना, एनालाइज व्हाई डज इट डिफर फ्रॉम अल्फा लिमिटेड, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है. एक्सप्लेनेशन मतलब एनालिसिस अगर आप करोगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ा बेटर गेन करना है तो ये भी कर लो. इलस्ट्रेशन 5 ऑब्वियसली हम जब ये मॉड्यूल के क्वेश्चंस का अलग से सेपरेटली वीडियो देखेंगे उसमें तो ये करेंगे, अभी एज ऑफ नाउ आई एम नॉट टचिंग दिस. ठीक है, अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो आई विल टेल यू. यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे और एक चीज है जिसका लॉजिक अभी आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन. ये देखो, थोड़ा ग्राफ थोड़ा एनालिसिस बेटर किया ना, मैं तो जूम इन कर रहा हूँ. लीवरेज जैसे जैसे बढ़ता जाता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ता जाता है. सो व्हाट दिस अप्रोच सेज is this cost of K equity, that is KE, is directly proportional to leverage, is directly proportional to debt to equity ratio. leverage मतलब वही debt upon debt to equity total ले लो या फिर equity ले लो, is directly proportional. जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये उसी प्रोपोर्शन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ता चला जाएगा. दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन. अभी जो मैं बता रहा हूँ ना, अगर आपको इसका लॉजिक यहाँ पे आपको इलस्ट्रेशन 5 में यूज होगा, इलस्ट्रेशन 5 का ये एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे एनालाइज व्हाई डज इट डिफर फ्रॉम दैट फ्रॉम द अल्फा लिमिटेड, बीटा का कॉस्ट एंड अल्फा का कॉस्ट. इसमें क्या है ओवरऑल आई विल टेल यू. वन इज 50-50, मतलब अल्फा लिमिटेड हैज 50-50 का डेट टू इक्विटी एंड बीटा लिमिटेड हैज 20 और 80 का डेट टू इक्विटी. सो दे आर आस्किंग कि दोनों में ओवरऑल कॉस्ट तो सेम रहेगा बिकॉज यू नो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, बट दे आर स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन इक्विटी का कॉस्ट. व्हाई डज इट डिफर, दोनों में इक्विटी का कॉस्ट अलग क्यों है? तो द रीजन इज दिस, बिकॉज एक में लीवरेज ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा है बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. You have to explain this, but for explaining this first you should understand this, and for understanding purpose जिनको समझ रहा है उनके लिए सिर्फ बता रहा हूँ, बाकी लोगों के लिए इलस्ट्रेशन 5 में हम जब सॉल्व करेंगे तब देखेंगे, मे बी तब थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा. जस्ट यहाँ पे 2 मिनट के लिए एक्सप्लेन करता हूँ, 2 मिनट के लिए एक्सप्लेन करता हूँ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है. नॉट सिर्फ यहाँ पे, आगे जाके मोदी गिलानी मिलर में भी ये चीज आएगी. ठीक है, तो देखो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन लॉजिक. जिनको नहीं समझ रहा दे डोंट थिंक कि मैंने कुछ मिस आउट किया, नहीं. आपको इतना सिर्फ ये मैं सिर्फ इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये इक्विटी एंड लीवरेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर कैसे हैं. जैसे जैसे ऑपरेटिंग लीवरेज मतलब डेट बढ़ता जाता है, ये तो जनरल अंडरस्टैंडिंग ले लो, जैसे जैसे डेट बढ़ता जाता है रिस्क दे फील इज हायर, राइट, इसलिए वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ता जाता है. एट द सेम टाइम इस स्पेसिफिक अप्रोच में डेट टोटल ओवरऑल कॉस्ट कांस्टेंट रहता है, बट वॉट एवर यू सेव, लेट्स अज्यूम मेरा पहले डेट कम था, ठीक है, मेरा पहले डेट कम था इन द सेंस लेट्स अज्यूम 20% था, तो टोटल मेरा कुछ तो इंटरेस्ट का आउटफ्लो होता रहेगा एंड उस पे टैक्स सेव होता रहेगा. अभी मेरा थोड़ा डेट बढ़ गया, इसके वजह से क्या हुआ, मेरा टोटल इंटरेस्ट का आउटफ्लो बढ़ गया, आउटफ्लो एब्सोल्यूट टर्म्स में बढ़ गया, आउटफ्लो बढ़ गया, बट उस पे टैक्स भी तो सेव हुआ, राइट. सो डेट, नो डाउट डेट इंक्रीज हुआ, बट उसकी सेविंग्स भी इंक्रीज हुए, एंड अल्टीमेटली ये सेविंग्स फिर से किनको जा रहा है, जो कुछ भी मैंने सेव किया वो किनको जा रहा है, वो अगेन इक्विटी वालों को जा रहा है. तो अल्टीमेटली व्हाट आई एम गिविंग टू इक्विटी होल्डर्स वो बढ़ रहा है.
कैन आई से लाइक दैट? अल्टीमेटली व्हाट आई एम गिविंग टू इक्विटी होल्डर्स, या फिर इवन दो दे नहीं रहा हो बट अल्टीमेटली उनका ही है ईपीएस, नॉट गिविंग एज अ डीपीएस, डिविडेंड करके दे नहीं रहा हो बट अल्टीमेटली उनका ही है, राइट? तो जो उनका है वो ऑटोमेटिकली उनको अट्रीब्यूट हो रहा है, तो उनका कॉस्ट बढ़ रहा है। उनका कॉस्ट मतलब कंपनी का कॉस्ट बढ़ रहा है, कंपनी के लिए कॉस्ट बढ़ रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली वो भी अभी उनको देना है, जो हमने सेव किया डेट पे वो भी उनको देना है। नहीं तो डेट वालों को जाता, डेट की कॉस्ट बढ़ती, बट अभी ज्यादा डेट एम्प्लॉय किया और ज्यादा डेट एम्प्लॉय किया और ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट्स आ गए और ज्यादा टैक्स डिडक्टिबल इंटरेस्ट मिल गया, टैक्स सेविंग हो गया। जो जो यहाँ पे जितना ज्यादा सेव हो रहा है उतना ज्यादा उनको जा रहा है, उतना ज्यादा उनको जा रहा है। तो अगर जो उनको जा रहा है, जो उनको जा रहा है उससे कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो बढ़ रहा है ना गाइस, उससे कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो बढ़ रहा है ना। सो व्हाट दिस अप्रोच सेज कि वही कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट कांस्टेंट रहता है एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ता जाता है बिकॉज ऑफ ग्रीडी, बिकॉज ऑफ दिस इज नॉट अ राइट वर्ड बट स्टिल बिकॉज ऑफ expectation of equity shareholders which goes on increasing because you are saving on tax, you are saving on interests या फिर cost of debt I can say, right? I hope this is done, I hope this concept is done. 5B, as I said, this question important है, important mark करो and might be अभी you try to solve it on your own, obviously easy है नहीं है बाद वाली बात है, important है या नहीं, yes important है because अच्छा question है, comprehensive है, आपको समझने के लिए भी अच्छा है। so रिक्वेस्ट कि एक तो खुद सॉल्व करो या फिर हमारे illustrations वाले इसमें देख लो। moving ahead Modigliani Miller approach, MM Modigliani Miller approach, give me a minute। कुछ अप्रोचेस ज्यादा हुए थोड़ी सी एक ना बीच में थेरी कर लेते हैं, थेरी वाला पार्ट कर लेते हैं, एकदम फटाक से करेंगे, एकदम फटाक से करेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं, ज्यादा कुछ है नहीं, कोई भी एक पार्ट थेरी का करते हैं, 2-3 पार्ट है इन दिस चैप्टर, बीच बीच में है थेरी, वो कर लेंगे एक फटाक से, सो दैट एक हमें भी ब्रीदर मिल जाएगा। फैक्टर्स ये वाला है पॉइंट नंबर 3, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करेंगे गाइस? कैपिटल स्ट्रक्चर इम्पैक्ट किस किस को करता है, स्टार्टिंग में ही देखा था हमने, देखो फटाफट से मैं रीड करूंगा, चॉइस ऑफ सोर्सेस ऑफ फंड्स, क्या क्या है सोर्सेस ऑफ फंड्स गाइस? डेट यूज कर सकते हो, इक्विटी यूज कर सकते हो, प्रेफरेंस कैपिटल यूज कर सकते हो, लोन्स यूज कर सकते हो। डेट व्हेन आई मीन डेट आई मीन एवरीथिंग, देन डेट मतलब डिबेंचर्स भी लोन्स भी, तो यहाँ पे वैसे ही है। एक्सक्लूसिव यूज ऑफ डेट, सिर्फ डेट यूज करो। एक्सक्लूसिव यूज ऑफ इक्विटी कैपिटल, एक्सक्लूसिव यूज ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। use of combination of debt and equity in different proportions, use of debt equity preference in different proportion, तीनों use करो, and then use a combination of debt and preference in different proportion, debt and preference in different proportion, ठीक है। was it very what we say even valuable? I don't think so, सिर्फ वही मिक्सचर दिया था अल्टीमेटली डेट इक्विटी प्रेफरेंस, ठीक है। सिर्फ सब परमिटेशन कॉम्बिनेशन करके लिख दो, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये कुछ इंपॉर्टेंट से ज्यादा आई विल से इंसाइटफुल है, ये कुछ इंसाइटफुल है फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड, ठीक है। फैक्टर्स विच अफेक्ट योर कैपिटल स्ट्रक्चर, ये 2 ways है, कैपिटल स्ट्रक्चर विल हैव इम्पैक्ट ऑन दीज फैक्टर्स as well as for deciding capital structure you should consider these factors, मतलब इनका भी इन पे इन्फ्लुएंस है एंड इसका भी इस पे इन्फ्लुएंस है, बोथ आर इंटर रिलेटेड, ठीक है। तो बात करते टाइम इट मे हैपन, मैं वन साइडेड बात ना करूँ कि बिकॉज ऑफ दिस ये होता है ऑन दीज फैक्टर्स, आई कैन उल्टा भी बोल सकता हूँ ये फैक्टर्स की वजह से कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम ज्यादा होता है, ठीक है। बट समझ लो बात को, बोथ आर रिलेटेड इस पे से। फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, गाइस कम ऑन, थोड़ा सा एनर्जेटिक रहते हैं, थोड़ा सा एनर्जेटिक रहते हैं, बीच में थ्योरी इसीलिए लिया है कि मे बी अप्रोचेस करके थोड़ा बोर्डम हो जाए, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू लाइक ब्रेक दैट चेन, थोड़ा बीच में अलग कुछ तो करते हैं, जस्ट हार्डली इट विल टेक 5 मिनट्स, बट थियरी है, लीव आउट तो कोई चीज नहीं करनी है गाइस, नॉट ओनली दिस, हमको पता है हमारा अप्रोच क्या है सर, क्या है हमारा अप्रोच गाइस, टेल मी। आईसीआई ने दिया हुआ सब कुछ करना है, पहले करना है मॉड्यूल, दूसरा बाद में इलस्ट्रेशंस, उसके बाद टीवाई के, उसके बाद आरटीपी एमटीपी पास्ट ईयर क्वेश्चन, एंड उसके बाद गाइस एग्जाम्शन मिलेगा, एग्जाम्शन, ओके। चलो बहुत हुआ, फाइन। सो बेसिकली कहने का मतलब ये था कि इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ सब कुछ करना है,
नथिंग, लीव नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं करना, छोड़ना नहीं है, ठीक है। आई होप क्लियर है, आई होप क्लियर है। मूविंग टू फर्स्ट फैक्टर, फाइनेंशियल लीवरेज और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्या बोलते हैं इसको, व्हाट डज दिस मीन? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मीनिंग है कि डेट उठाओ, कम इसमें मिल रहा है ना, तो डेट उठाओ एंड इन्वेस्ट करो एंड अर्न अ हायर रिटर्न एज कम्पेयर टू 10% से पैसा उठाओ, उस पर 12% कमाओ, 15% कमाओ, 20% कमाओ। कमाओ इन द सेंस आई मीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो तुम आपकी कंपनी का है, ठीक है, उतना कमाओ एंड देन ये 10% दे दो उनको, पे ऑफ करो। सो दिस व्हाट यू आर डूइंग। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, आपने जो 10% पे फंड्स उठाए उससे आपने 20% कमाए, उससे आपने 20% कमाए। जो ज्यादा कमाए 20 में से लेट्स अज्यूम 10 फिर से इनको दे दिए, बचे हुए 10 किनके लिए है गाइस? इक्विटी वालों के लिए ना। अल्टीमेटली जो प्रॉफिट बचता है वो किनके लिए रहता है? इक्विटी वालों के लिए। दैट्स इट, दैट्स इट। वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ गया, बिकॉज क्यों? वो प्रॉफिट इक्विटी वालों को एट्रीब्यूट हो गया, उनका कैपिटलाइजेशन रेट से मैं उसको डिवाइड करूँ तो उतने से वैल्यू ऑफ फर्म मेरी बढ़ गई, ठीक है। तो अल्टीमेटली हाउ मच अमाउंट ऑफ डेट यू एम्प्लॉय इन योर कैपिटल स्ट्रक्चर या फिर इन योर कंपनी मैटर्स। दिस इज नोन एज फाइनेंशियल लीवरेज। कितना डेट एम्प्लॉय कर रहे हो, दैट विल मैटर, दैट विल मैटर, ठीक है। ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, ये चीजें भी देखनी है कि व्हेन यू आर टेकिंग दिस डिसीजन, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर ना, तो व्हेन यू आर टेकिंग दिस डिसीजन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, आपको देखना है सर ग्रोथ कितना है मेरे सेल्स में, स्टेबिलिटी कितनी है मेरे सेल्स में। फॉर एग्जांपल थोड़ा बिजनेस ऑपमेन से ये आपको थोड़ा इंसाइटफुल, मैंने इसलिए बोला कि ये देखो यहाँ पे इंसाइट कैसे आएगा। देखो अगर आपको पोजीशन दिया है सीएफओ का एंड आपको कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करने बोला है, व्हाट यू विल सी, पहला मतलब नॉट पहला बट वन ऑफ द फैक्टर विच यू विल सी इज सेल्स आपके, whether you are achieving a steady sales in the sense, एक कांस्टेंट रेंज में सेल्स हो रहे हैं क्या आपके। अगर सेल्स फ्लक्चुएटिंग है तो एम्प्लॉइंग डैश वुड बी रिस्की, एम्प्लॉइंग डेट वुड बी रिस्की। क्यों? डेट को फिक्स्ड पेमेंट्स करने रहते हैं। अगर मेरे सेल्स फ्लक्चुएटिंग है, मुझे कैश फ्लोज आ नहीं रहे, पता नहीं मतलब अनस्टेबल है, इन दैट केस इट इज वेरी रिस्की, इट इज वेरी रिस्की टू एम्प्लॉय डेट। उनको फिक्स पेमेंट कौन करेगा अगर सेल्स नहीं हुए? तो बेटर है इक्विटी, बेटर है इक्विटी। क्यों? प्रॉफिट नहीं हुआ, उनको नहीं देना कुछ, उनको नहीं देना कुछ, राइट। सो इन दैट केस डेट इज बेनिफिशियल फॉर अ कंपनी। एट द सेम टाइम ग्रोथ देखो, अगर 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 अज्यूम करो, इफ यू आर इवेल्युएटेड या फिर जॉटेड डाउन कि मेरा सेल्स का ट्रेंड इंक्रीज तो हो रहे हैं मेरे सेल्स, नो डाउट, बट दे आर इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, मतलब पटापट 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 बढ़ते जा रहे हैं मेरे सेल्स। इन दैट केस विच ऑप्शन इज बेटर, एम्प्लॉइंग डेट या इक्विटी? आई विल से डेट इज बेटर, डेट इज बेटर। क्यों? डेट को कर दो ना लॉक, अभी के लिए 3-4 साल के लिए लॉक कर दो डेट, सेम रेट पे, सेम आउटफ्लो पे। अगर ग्रोथ एक्सपोनेंशियल या फिर अच्छा हो रहा है तो इक्विटी एम्प्लॉय करके क्या होगा, नेक्स्ट 1-2 ईयर्स में इक्विटी होल्डर्स देखेंगे कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, कंपनी के सेल्स अच्छे हैं, राइट, कंपनी का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ अच्छा है, दे विल डिमांड हायर, राइट। इससे बेटर है डेट एम्प्लॉय करो, उनको तो फिक्स पेमेंट्स रहते हैं, होने दो आपका कंपनी इंक्रीज, अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ेगा। समझ में आ रही है बात? आई होप क्लियर है, आई होप क्लियर है। दिस इज हाउ यू विल इवेल्युएट कि आपको कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर बेटर है आपके लिए। देन कॉस्ट प्रिंसिपल, जो अभी तक करते आए हैं, जहां पे ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करो जहां पे ओवरऑल कॉस्ट कम हो, राइट। तो ये तो हम हर इसमें करते हैं। तो व्हाट इज दैट फैक्टर विच इज वन ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग योर कैपिटल स्ट्रक्चर इज कॉस्ट। ऑब्वियसली ये तीन तो फैक्टर है ही ना, कॉस्ट, रिस्क, कंट्रोल। आएंगे देखो, कॉस्ट यहाँ पे है, रिस्क यहाँ पे है, कंट्रोल यहाँ पे है। ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, मैं ज्यादा टाइम इस पे नहीं, आई डोंट थिंक वी शुड अगेन री इन्वेस्ट टाइम इन दिस। रिस्क प्रिंसिपल यू ऑलरेडी नो, ज्यादा डेट एम्प्लॉय किया तो रिस्क बढ़ते जाता है, रिस्क बढ़ा तो एक अप्रोच में देखा था हमने ट्रेडिशनल में, दोनों के कॉस्ट शूट अप होते हैं बिकॉज दे बोथ फील द पेन ऑफ रिस्क या फिर पेन। बैंक्स वाले बोलते हैं ऑलरेडी इतना डेट है और इसको कितना लोन दूं, लोन देना है तो हायर रेट लगेगा। इक्विटी वाले बोलते हैं अरे ऑलरेडी डेट है तो इतना डेट और तुम्हें एम्प्लॉय करना है, आर रिस्क इज इंक्रीजिंग, हमको और ज्यादा रेट चाहिए। कंट्रोल पर्सपेक्टिव से कंट्रोल डाइल्यूट होता है अगर आपने ज्यादा इक्विटी इशू किया तो, राइट। फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल इन तीन पे ज्यादा टाइम नहीं लगाते। फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या है, किस में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, इक्विटी या डेट? आई वुड से डेट इज मोर फ्लेक्सिबल, बिकॉज 4-5 साल में रीपे कर दोगे ना। इन केस कोई सिचुएशन या फिर सर्कमस्टांसेस ऐसे आए जो कि अनफेवरेबल है,
मार्केट में डेट कम हो गया, मार्केट में डेट का रेट कम हो गया, हमारे इंडिया में आरबीआई वगैरह डिसाइड करते हैं रेट्स, राइट? तो लेट्स अज्यूम इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए एंड हमने इशू किए हैं ऑलरेडी डेट, तो वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो फर्स्ट बेनिफिट इज दिस कि डेट 4-5 साल के लिए हमने इशू किया रहेगा या फिर कोई तो फिक्स टर्म के लिए इशू किया रहेगा, राइट? इक्विटी जैसा परमानेंट नहीं है, ठीक है। सेकंड थिंग, वो रिडीमेबल है, तो हम लोग वो आइदर रिडीम करेंगे या फिर दूसरी चीज अगर रिडीमेबल रिडीमशन के लिए टाइम है तो एक सस्ते रेट पे डेट उठा लो करंट मार्केट रेट पे, अगर मार्केट रेट्स फॉल हुए हैं तो, एंड एग्जिस्टिंग लोन्स रीपे कर लो, एग्जिस्टिंग लोन्स फोरक्लोज कर लो, राइट? तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है विद डेट, राइट? थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है बिकॉज इक्विटी इज परमानेंट यार, इक्विटी इज परमानेंट अनलेस अदरवाइज बायबैक वगैरह करना, दैट इज अगेन वेरी कॉस्टली थिंग, बट डेट इज अ बिट फ्लेक्सिबल, आप 5 years का इशू कर सकते हो, 3 years का इशू कर सकते हो, लाइक दिस, ठीक है। एंड देन अदर कंसिडरेशंस लाइक आपका प्रॉफिटेबिलिटी, लाइक आपके कंपनी या फिर इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कंपटीशन क्या है, कैसे है, वो सब देख के अदर फैक्टर्स एंड देन डिसाइड योर कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस वाज ऑल, यहाँ पे ये सब लिखा है जो हमने अभी अभी डिस्कस किया ना, सब मिलेगा आपको यहाँ पे लिखा हुआ। कंट्रोल देखो, एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट कंट्रोल, न्यू इशू किया तो विल डाइल्यूट, हमने भी यही डिस्कस किया। फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल यहाँ पे लिखा रहेगा कहीं तो देखो, while debt could be interchanged, if the company is loaded with 18% debt तो 15% available in market, तो it can return the old debt with the new debt, वही लिखा है। अदर कंसिडरेशंस, टाइमिंग ऑफ द इशू, कौन से टाइम पे इशू कर रहे हो, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, नेचर ऑफ इंडस्ट्री कौन सी है आपकी, कंपटीशन है क्या है, कंपटीशन कितना है, वो सब देख के अदर कंसिडरेशंस आते हैं, ठीक है। तो दिस हियर वी कंप्लीट दिस थियरी थर्ड पॉइंट एज वेल, थोड़ा छोटा सा था, ठीक है। अभी फिर से हम जाते हैं कंसेप्ट पे, बिफोर दैट गाइस समझ में आ रहा है, अभी तक समझ में आ रहा है? टेल मी, कोई डाउट है तो टेल मी। मूविंग अहेड, हम देख रहे थे एमएम अप्रोच, आई गेस यस, हाँ, हम देख रहे थे एमएम अप्रोच, मोदी ग्लियानी मिलर अप्रोच, मोदी मिलोनी नहीं, राइट, सॉरी, ठीक है, मोदी जी नहीं, मोदी जी फॉर ग्लियानी, मोदी ग्लियानी मिलर अप्रोच, एमएम अप्रोच, ठीक है। तो एमएम अप्रोच क्या है, लेट मी टेल यू, लेट मी ओपन माय नोट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अप्रोच क्लास कौन सा है, अप्रोच क्लास इसका इररिलेवेंट थ्योरी, एक रिलेवेंट में आता है, एक इररिलेवेंट में आता है। एज ऑफ नाउ हम देखेंगे ये इररिलेवेंट वाला देखेंगे पहले, ठीक है, इररिलेवेंट वाला देखेंगे पहले। विदाउट टैक्स है ये ना, सेम है नेट ऑपरेटिंग इनकम वाला, ये देखो चार्ट देख के पहले हम डिसाइड करेंगे। वहां पे मैंने एक चीज बोली थी, ये आपको, ये वाला जो मैं बोल रहा था कि जितना ज्यादा लीवरेज एम्प्लॉय करोगे उतना ज्यादा इक्विटी का कॉस्ट बढ़ेगा, ओवरऑल कॉस्ट कांस्टेंट रहेगा, नेट ऑपरेटिंग इनकम वाला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, याद आ रहा है, डिस्कस किया, राइट, डिस्कस किया था, सेम टू सेम। तो डिफरेंस क्या है सर नेट ऑपरेटिंग इनकम में एंड मोदी ग्लियानी मिलर में, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इज जस्टिफिकेशन, सिर्फ जस्टिफिकेशन का डिफरेंस है। न्यूमेरिकली दोनों सेम है, जस्ट नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच जिसने भी निकाला रहेगा, आई ऑल्सो डोंट नो, हावेवर जिसने भी निकाला रहेगा या फिर ऑटोमेटिकली ओवर द पीरियड वो जनरेट हुआ रहेगा, बट देयर वॉज नो एक्सप्लेनेशन वाई द ओवरऑल कॉस्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, या फिर देयर वॉज नो डेमोन्स्ट्रेशन। मोदी ग्लियानी मिलर एमएम इन दोनों ने मिलकर क्या किया, ये जस्टिफाई किया कि यस हाउ योर कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट। वहां पे बात की थी हमने कि इक्वली ऑफसेट होता है, डेट जितना बेनिफिट देता है उतना बेनिफिट इक्विटी वाले ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, इक्विटी का कॉस्ट बढ़ता है, एंड जितना मतलब सेविंग्स इन डेट वाज ऑफसेट बाय इंक्रीज इन इक्विटी, ऑफसेट हो रहा था, बट इसका जस्टिफिकेशन नहीं था या फिर डेमोन्स्ट्रेशन नहीं था। इन दिस अप्रोच वो है, इन दोनों ने मिलके मोदी ग्लियानी मिलर अप्रोच जो है, लाइक एम एंड एम जो दो है, आई गेस दो पीपल है, मोदी ग्लियानी एंड मिलर, तो इन दोनों ने मिलके ये जस्टिफाई किया, एंड इसलिए उसके कंपैरेटिवली दिस इज कंसिडर्ड मोर गुड। सो अभी देखो ना यहाँ पे लाइफ का कैसा है, देखो गाइस, बोथ है सेम,
both है same, but the one who is able to explain it to the world better, sometimes you see people like जिनको आता है बहुत, knowledge बहुत रहता है, talented बहुत रहते हैं, but they are not able to express themselves, in this competitive world, पीछे छूट जाते हैं. सेम यहाँ पे भी दोनों अप्रोचेस है सेम, बट जस्ट बिकॉज इस अप्रोच में दीज टू पीपल वेर एबल टू एक्सप्लेन एंड डेमोन्स्ट्रेट दिस, ये अप्रोच को ज्यादा वैलिडिटी, सैंक्शनिटी, ठीक है, वेट है, यू कैन से. वो हमारे लिए एवरीथिंग इज इररिलेवेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, एवरीथिंग इज इररिलेवेंट. फॉर्मूलाज देखे, एवरीथिंग इज सेम. देखो वैल्यू ऑफ फर्म कैसा है, नेट ऑपरेटिंग इनकम दैट इज ईबीआईटी अगेन डिवाइडेड बाय ओवरऑल कॉस्ट, वैल्यू ऑफ फर्म तो सेम रहती है. देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये क्या है सर, ये कुछ नहीं, ये सेम फॉर्मूला है, ओवरऑल कॉस्ट का, WACC का, उसको यहाँ वहां थोड़ा घुमाओ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये आएगा. हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैसे निकालते हैं, KO इज इक्वल टू KE इंटू इक्विटी अपॉन D प्लस E, दैट इज इक्विटी का प्रपोर्शन, प्लस KD इंटू D का, मतलब लाइक डेट का प्रपोर्शन, सेम है, सेम फॉर्मूला है. उसमें सिर्फ सारे फिगर्स डाल लो, KE वेरिएबल रखो, KE फाइंड आउट करो, सॉल्व फॉर KE, ऑटोमेटिकली सेम यही है, इससे भी वही आएगा, ठीक है. सो आई विल से ये अलग से फॉर्मूला को ही लर्न करने का जरूरत है नहीं, दिस इज सेम फॉर्मूला एज हम जो WACC का लेते थे, ठीक है. एंड बची बात ये थर्ड स्ट्रक्चर की, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी. इसमें सिर्फ इसका जस्टिफिकेशन दिया है कि कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट कांस्टेंट कैसी रहती है. तो आपको एग्जाम में इंस्टीट्यूट क्या पूछेगी, ये पूछेगी कि ओवरऑल कॉस्ट कांस्टेंट कैसे रहता है वो बताओ, एंड व्हाट इज दैट इज नथिंग बट द आर्बिट्राज प्रोसेस गिवन बाय मोदिग्जानी एंड मिलर, MM. ये दोनों मिलके क्या बोलते हैं कि व्हाट हैपेंस इन एक्चुअल मार्केट इज आर्बिट्राज होता है, पीपल डू आर्बिट्राज एंड दैट्स व्हाई ओवरऑल कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट. तो आपको क्या करना है, आपको भी यही डेमोन्स्ट्रेट करना है, ठीक है, कि हाउ द ओवरऑल कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट, या फिर हाउ विल यू बेनिफिट इफ ओवरऑल कॉस्ट कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, हम देखेंगे. बेसिक समझा आपको इस अप्रोच का, दिस इज एग्जैक्टली सेम एज नेट ऑपरेटिंग इनकम. अगेन समराइज कर रहा हूं, दिस इज एग्जैक्टली सेम एज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच. हाउएवर एक्सेप्ट डिफरेंस क्या है, जो ओवरऑल कॉस्ट कांस्टेंट रहता है ना, वो कांस्टेंट कैसे रहता है, ये मोदिग्जानी मिलर ने डिस्क्राइब, डेमोन्स्ट्रेट किया है. व्हाट दे से देखो, व्हाट दे से आई विल टेल यू. की फर्स्ट ऑफ ऑल, एक ही मिनट. So what they say, this is irrelevant theory, overall cost remains constant, how this is the question, this is what they explain कि देखो guys, let's assume overall cost constant नहीं रही, मतलब let's take two firms, exactly same firms, ठीक है, exactly same business है, same EBIT है, everything EBIT तक सब same है, उसके आगे debt और equity का mix सिर्फ different है, ठीक है. both the firms are engaging same risk, business risk दोनों का सेम है. what he says अगर दोनों का business risk सेम है, तो ideally from business perspective people will be indifferent, राइट, पीपल विल बी इनडिफरेंट ना, दोनों के रिटर्न सेम मिल रहे हैं, ऑपरेटिंग इनकम EBIT दोनों का सेम है, राइट, एग्जैक्टली आइडेंटिकल फर्म्स, ठीक है, EBIT दोनों का सेम है. तो फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव अ पर्सन, इन्वेस्टर विल बी इनडिफरेंट, यहाँ पे इन्वेस्ट करो या यहाँ पे, राइट. एंड इन सच अ सिनेरियो लेट्स अज्यूम दोनों का वैल्यू ऑफ फर्म अलग है, मतलब दोनों के मार्केट में इक्विटी शेयर्स अलग अलग रेट में मिल रहे हैं, जस्ट बिकॉज क्यों, बिकॉज EBIT तक तो सेम था, उसके नीचे कैपिटल स्ट्रक्चर में दोनों के डिफरेंस है, एक में है कंप्लीट इक्विटी, सिर्फ इक्विटी, एंड दूसरे में थोड़ा सा डेट है. एंड बिकॉज ऑफ डेट वो क्या हो रहा है, ही इज एबल टू टेक दैट फाइनेंशियल लीवरेज का बेनिफिट. अभी हमने देखा ना ऊपर सारे अप्रोचेस में, थोड़ा सा डेट भी एम्प्लॉय किया तो भी आपका कॉस्ट कम हो जाता है. क्यों, मल्टीपल रीजन, टैक्स शील्ड एंड लोअर कॉस्ट ऑफ डेट, राइट. सो एक फर्म है जो डेट एम्प्लॉय करती है, इसलिए उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आता है एंड वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ता है, ठीक है. अज्यूमिंग दिस इज द करंट स्टेट, एक का वैल्यू ऑफ फर्म कम है, क्यों, तो उसका कॉस्ट हाई है, दूसरे का वैल्यू ऑफ फर्म ज्यादा है, क्यों, बिकॉज उसने डेट एम्प्लॉय करके ओवरऑल कॉस्ट कम किया है, ठीक है, वैल्यू ऑफ फर्म ज्यादा है. अभी दो अलग अलग इस पे है. व्हाट दे एक्सप्लेन इज व्हाट विल पीपल डू,
जो ज्यादा हायर पे है, जो ज्यादा वैल्यू है जिसका, वो सेल करेंगे, वो सेल करेंगे, एंड ये जो कम वैल्यू पे है वो बाय करेंगे, वो बाय करेंगे, बिकॉज ये कम पे है ना, ये हायर वाला हमेशा सेल होगा, ज्यादा प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो व्हाट दिस, अभी मैं थोड़ा प्लेन टर्म्स में बात कर रहा हूँ, जब हम एग्जांपल देखेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो ये जो ज्यादा वाला है ना वो सेल करेंगे, कम वाला बाय करेंगे। तो अभी मैं थोड़ा बाकी चीजें साइड में रख रहा हूँ, बट सिर्फ सिंपल टर्म्स आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ। अगर ये बाय करेंगे, सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए है, हाँ, अगर ये बाय करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका प्राइस क्या हो जाएगा, हाई जाएगा। मार्केट में इतना तो समझते हो ना, अगर एक का डिमांड बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली प्राइस हाई जाएगा ना, वैल्यू ऑफ फर्म इसका बढ़ेगा, इसका कम होते जाएगा, बिकॉज ये सेल हो रहा है, एंड अल्टीमेटली अगेन दे विल एंड अप कमिंग एट द सेम पॉइंट। सेम पॉइंट पे आने के बाद अगेन नाउ पीपल वोंट सेल इट एंड बाय इट, बिकॉज अभी तो सेम है, अभी तो सेम है, अभी हायर था इसलिए सेल कर रहे थे ना, वैल्यू ऑफ फर्म इसका हायर था, अभी तो इक्विटी का प्राइस कम हो गया, मार्केट वैल्यू कम होते गया, बिकॉज लोगों ने सेल किया। तो अल्टीमेटली व्हाट दे एक्सप्लेन इज कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा तो भी टेम्पररी होगा, एंड अल्टीमेटली दिस इज दैट इक्विलिब्रियम पॉइंट कि जहाँ दोनों एक जगह पे, वैल्यू ऑफ फर्म एक जगह पे आएगा, वैल्यू ऑफ फर्म एक जगह पे आया मतलब ही अगर ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ इक्विटीज, मतलब अल्टीमेटली ओवरऑल कॉस्ट भी एक जगह पे आया, सेम आया, राइट, बिकॉज इबिट तक सेम था, इबिट तक सेम था, ईबीआईटी तक सेम था, पूरा का पूरा बिजनेस रिस्क भी सेम था, प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन भी सेम थी, एवरीथिंग वाज सेम। उसके नीचे जो चेंजेस थे उसके वजह से इसका कॉस्ट कम था, इसके लिए वैल्यू ज्यादा था, राइट, एंड बट अल्टीमेटली अभी फिर से वैल्यू सेम आया तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट भी फिर से सेम आ जाएगा, तभी तो वैल्यू सेम होगा। सो व्हाट दे ट्राइड टू एक्सप्लेन, मोदिग्लियानी एंड मिलर, व्हाट दे ट्राइड टू एक्सप्लेन, दे ट्राइड टू एक्सप्लेन कि ये मार्केट ज्यादा देर तक ऐसे नहीं रहेगा, कम ज्यादा, ultimately market is going to come at equilibrium and value of firm of both the companies will be same, again cost will be same, cost क्यों same, obviously value of firm and cost these are like same things, right, inversely related to each other, तो ये same आया तो cost भी same आएंगे because EBIT भी same है, ठीक है। आई होप ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा आपको बेटर विद द एग्जाम्पल समझेगा। दिस इज आर्बिट्राज प्रोसेस, तो व्हाट पीपल आर वेयर डूइंग, ये सेल करके ये बाय कर रहे थे, हायर जो वैल्यू है उसको सेल करो एंड जो लोअर वैल्यू है उसको खरीदो। व्हाट वाज दिस प्रोसेस वाज आर्बिट्रेशन प्रोसेस। आर्बिट्रेशन से लोग प्रॉफिट कमाते हैं। तो आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आपको क्वेश्चंस ये आएंगे कि कैलकुलेट दिस आर्बिट्राज प्रॉफिट, आर्बिट्राज करके, या फिर मोदिग्लियानी मिलर यहाँ पे इन दीज टू फॉर्म्स अप्लाई करके कैसे आर्बिट्राज कर सकते हो ये डेमोन्स्ट्रेट करो, ये आपको आएगा। बिकॉज इन दिस मोदिग्लियानी मिलर अप्रोच आपको ये कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी या फिर ओवरऑल वैल्यू ऑफ कॉस्ट ये कंप्यूट करने नहीं आएगा, बिकॉज दैट इज अगेन नेट ऑपरेटिंग इनकम जैसे ही हो जाएगा। इसमें एडिशनल क्या दिया उन्होंने एडिशनल ये आर्बिट्राज का प्रोसेस बताया, राइट। तो इस प्रोसेस पे क्वेश्चन आएंगे कि यू गाइस डेमोन्स्ट्रेट दिस प्रोसेस। उन्होंने तो साल लगाए, मतलब लाइक बहुत साल लगाए होंगे ना ये डिराइव करने, आपको बोल रहे हैं कि 15-20 मिनट्स में आप ये डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाओ ये प्रोसेस, ठीक है। वेदर दिस वाज फुल प्रूफ, नो, इनके भी कंसेप्ट फुल प्रूफ नहीं थे, बिकॉज दिस वाज कंसिडरिंग कोई टैक्स नहीं है, कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट वगैरह नहीं है, मार्केट इज लाइक वेरी सिमेट्रिक कि ऑटोमेटिकली आ रहा है, इंफॉर्मेशन सबके पास अवेलेबल है, ऑटोमेटिकली आर्बिट्राज करके ये आ रहे हैं एक लेवल पे प्राइजेस। दिस ऑल वेयर लाइक लाइक व्हाट आई मीन टू से लाइक फुल प्रूफ नहीं था ये, कहीं तो अजम्पशंस में आपके लिखा होगा। यहाँ पे देखो, कैपिटल मार्केट्स आर परफेक्ट, इंफॉर्मेशन इज फ्रीली अवेलेबल, ऑल इन्वेस्टर्स आर रैशनल, फर्म्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू इक्विवेलेंट रिस्क क्लासेस, ये दोनों मैंने जो बोला ना सेम है, एग्जैक्टली सेम है दो कंपनीज, तो वो दे कैन बी क्लब्ड इनटू इक्विवेलेंट रिस्क, इन दोनों का रिस्क सेम है, मैंने वही बोला, मैंने वेरी स्पेसिफिक बोला कि एग्जैक्टली सेम है, यहाँ पे बोला है एग्जैक्टली सेम तो बहुत दूर की बात है, इक्विवेलेंट रिस्क क्लास है, एटलीस्ट वो है। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेस, ऐसे बहुत सारे अजम्पशंस हैं, ऐसे बहुत सारे assumptions हैं, ठीक है, ठीक है। बिसाइड दैट न्यूमेरिकली ये फॉर्मूले सेम है, यू डोंट नीड टू लर्न एनी सेपरेट फॉर्मूला। ये दिख अलग रहा है, मैं अगेन बात बोल रहा हूँ, ये दिख अलग रहा है, जब हम एक्चुअल सॉल्व करेंगे ना टैब लेके, तब उस पर चाहिए तो कंप्यूट करेंगे, कंप्यूट इन द सेंस कैलकुलेट करके मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे सेम है। इफ एनीबडी वांट्स तो स्टार्ट विद दैट फॉर्मूला, KO equals to KD and then maybe might be मल्टीप्लाइड बाय सम फैक्टर, डेट अपॉन इक्विटी वगैरह से मल्टीप्लाई करो ऑल द टर्म्स, आपको मिल जाएगा, या फिर एनी अदर वे, वो थोड़ा आगे इसको एक्सटेंड करते गए तो भी मिल जाएगा ये फॉर्मूला, बट ट्रस्ट मी ये सेम फॉर्मूला है, ठीक है। एंड दिस डायग्राम अगेन वी एक्सप्लेन्ड,
अभी what important remains is how to demonstrate this, how to demonstrate this, how to demonstrate this arbitrage process. ये formulas क्या है देखते हैं. ये formulas क्या है? There is nothing but value of levered firm and unlevered firm. Levered firm and unlevered firm में difference पता है ना आपको? Levered मतलब जिसमें leverage है, जिसमें leverage है, जिसमें debt है, and unlevered मतलब जिसमें debt नहीं है. ठीक है. यहाँ पे देखते हैं arbitrage का process देखते हैं. arbitrage का process देखते हैं. illustration 6 देखते हैं. मैंने बोला था एक illustration देखेंगे because this is required for arbitrage का process. ठीक है guys, give me a minute. चलो, illustration 6. There are two companies, N Limited and M Limited, having same earnings before interest and tax. EBIT same है. M Limited is levered, having a debt of 1 lakh at the rate of 7%, and cost of equity of N Limited is 10% and M Limited is 11.5%. Compute how arbitrage process will be carried on. Arbitrage process कैसे carry on होगी देखते हैं. मैंने क्या बोला था? Arbitrage process first of all कब in what we say when will it come into picture? जब दोनों के वैल्यू ऑफ फॉर्म अलग अलग है, फिर आर्बिट्राज होने के वजह से ओवरऑल धीरे 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 वो सेम इस पे आ जाएंगे. दिस इज व्हाट मोदिग्लियानी मिलर अप्रोच दे बोथ एक्सप्लेन्ड. दे ऐसे नहीं बोला उन्होंने कि हमेशा वो इक्वल रहेंगे, नहीं. ओवर द पीरियड इक्विलिब्रियम पे आएंगे, फिर से मार्केट थोड़ा अनस्टेबल होगा, फिर से जाएंगे, फिर से आएंगे इक्विलिब्रियम पे, बट मोस्ट ऑफ द पीरियड दे विल बी इक्वल. इक्विलिब्रियम का मीनिंग ही वो रहता है, मतलब एक्चुअल में कोई भी मान लो, मतलब डिमांड सप्लाई वाला इक्विलिब्रियम भी बोला आपने, इकोनॉमिक्स वाला, तो भी उसका मीनिंग वही रहता है. डजंट मीन कि हमेशा इक्विलिब्रियम पे चीजें रहती है. इक्विलिब्रियम से हटती हैं पर फिर भी इक्विलिब्रियम पे आती है, उसी को इक्विलिब्रियम बोलते हैं. ठीक है. तो इवन इन दिस केस फर्स्ट क्यों होता है? बिकॉज वैल्यू ऑफ फॉर्म अलग अलग है. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम रहेगा कि वैल्यू ऑफ फॉर्म हम कंप्यूट करें. वैल्यू ऑफ फॉर्म हम कंप्यूट करें. ठीक है. तो लेट अस कंप्यूट. यहाँ पे देखो क्यों कंप्यूट करना है, मैंने बताया आपको. अलग अलग है ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए. पूरा आर्बिट्राज प्रोसेस ही डेमोन्स्ट्रेशन है, राइट. तो फर्स्ट ये डेमोन्स्ट्रेट करो कि दोनों के वैल्यूज अलग अलग है, एन लिमिटेड एंड एम लिमिटेड. वैल्यू कैसे कंप्यूट होती है अभी वो आपको पता है. ईबीआईटी दिया हुआ है 20,000. एक के केस में डेट है कितना? 1 लाख का है एट द रेट ऑफ 7% है कॉस्ट ऑफ डेट. तो एक के केस में, जिसके केस में 7% डेट है, तो 20,000 होगा माइनस 7,000 डेट का कॉस्ट होगा 1 लाख पे 7%, राइट. एंड जो बचेगा दैट वुड बी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स का कॉस्ट कितना है सर? कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया था 11.5% एक के केस में, जिसके केस में डेट है, डेट किसके केस में? देखो एम इज ए लीवर्ड फर्म एंड एम का कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है? 11.5%. तो 11.5% ये गिवन डेटा लिखा है हमने जस्ट. देन एम का कॉस्ट कैसा आएगा सर? 20,000 ईबीआईटी माइनस द इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दैट कम्स टू 113. ये बना कॉस्ट ऑफ इक्विटी सिर्फ. हाँ, ये सिर्फ इक्विटी का है बिकॉज हमने माइनस किया ना इंटरेस्ट, तो ये सिर्फ इक्विटी का है. एन के केस में 20,000 टोटल डिवाइडेड बाय द टोटल कॉस्ट, बिकॉज इसमें डेट कुछ है ही नहीं, तो बचा जो भी है वो इक्विटी वालों का है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड किया 10% से, तो 2 लाख आया. दिस ऑटोमेटिकली बिकम्स वैल्यू ऑफ फर्म बिकॉज इसमें कुछ डेट है नहीं, राइट. एन में कुछ डेट है नहीं, तो एन का वैल्यू कितना बना? 2 लाख. एम का कितना बना सर? इक्विटी का 113 कैलकुलेट किया हमने, प्लस 1 लाख डेट का था. डेट का कॉस्ट वही रहेगा, 1 लाख डेट का था, टोटल मिला के 213 बना. अभी ध्यान से देखो गाइस, 213, दिस 213 इज हायर एंड एक का वैल्यू एन का 2 लाख है. डिफरेंस है दोनों में. लोग क्या करेंगे? इन डिफरेंस का फायदा उठाएंगे. इस डिफरेंस का फायदा उठाएंगे, राइट. वैल्यू ऑफ फर्म का क्यों फायदा उठाने में? उनको कुछ जाने ही रहा ना, उनको तो दोनों जगह पे रिटर्न सेम मिल रहा है. प्रॉब्लम वो है, मतलब मेन बेसिस वो है कि बोथ कंपनीज आर इनडिफरेंट, बोथ हैव सेम रिस्क, बोथ आर अर्निंग इक्वल. उनको पैसा यहाँ पे डालो उनको फर्क नहीं पड़ रहा. अभी उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है बिकॉज दोनों में डिफरेंस है. सो व्हाट पर्सन विल डू इफ इट एक्सपेक्टेड टू डू व्हाट मोदिग्लियानी मिलर अप्रोच एक्सप्लेन, व्हाट दीज टू पीपल एक्सप्लेन, कि जो ज्यादा वैल्यू वाला है 213 दैट इज एम वाले शेयर्स थोड़े फार बेचेंगे, थोड़े बहुत सेल करेंगे एंड उसका पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे. देखते हैं कैसे. आर्बिट्राज प्रोसेस स्टार्ट हुआ अभी. वंस यू हैव आइडेंटिफाइड कि दोनों की वैल्यू अलग है, यू विल राइट, यहाँ पे लिखना है या फिर अंडरस्टैंड करना कि नाउ आर्बिट्राज इज पॉसिबल बिकॉज वैल्यू ऑफ फर्म अलग अलग है दोनों के. ठीक है. अभी आगे अज्यूम किया है या आई गेस दिया था ऊपर, अज्यूम किया है
अज्यूम किया है, कोई भी अज्यूम करो फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज जस्ट एन अजम्पशन, यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ यू हैव 10% शेयर्स ऑफ एम लिमिटेड, एम लिमिटेड के आपके पास 10% शेयर्स है, योर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स का आपका वैल्यू कितना रहेगा, टोटल इक्विटी शेयर्स का वैल्यू था 113, उसमें से 10% आपके पास है, मतलब 11,304, ये आपका रहेगा, राइट, ये आपका रहेगा। एंड एंड आप जब कंपनी में इन्वेस्ट रहते हो इक्विटी में, आपके लिए दो चीजें रहती है ना, एक तो अप्रिसिएशन मतलब कैपिटल का जो रहता है, इक्विटी का शेयर का वैल्यू, वो एक रहता है आपके लिए प्रॉफिट, एंड दूसरा जो रिटर्न्स मिलते हैं, दैट इज कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उस पर जो डिविडेंड वगैरह मिलता है, फिर ईपीएस मिलता है वो। तो यहाँ पे 11304 इज योर शेयर का वैल्यू, राइट, 10%, बट उसमें रिटर्न भी कितने मिलेंगे, डिविडेंड वगैरह, या फिर ईपीएस कितना मिलेगा, तो 10% ऑफ टोटल कमाया कितना कंपनी ने, 20,000, 20,000 में से क्या पूरा का पूरा इनको जाएगा कि इक्विटी वालों को नहीं, पहले डेट वालों का रिलीज होगा 7,000, ये वाला माइनस जो किया हमने वो बचा 13,000, उसका 10%, बिकॉज मेरे पास 10% है, 1,300 मेरे को मिलता, ठीक है। अज्यूमिंग दिस यू हैड इन्वेस्टमेंट इन हायर वाला फॉर्म वीएम, एम में आपका 10% इन्वेस्टमेंट था, तो आइडियली ये सिनेरियो होता अगर आप कुछ नहीं करते, तो कुछ भी नहीं करते आप, आर्बिट्राज वगैरह कुछ नहीं करते, नॉर्मल आपका 10% इन्वेस्टमेंट है, तो आपको 1,300 रुपीज इक्विटी, मतलब लाइक अज्यूमिंग ईपीएस इक्वल टू डीपीएस, आपको 1,300 मिलता डिविडेंड करके, प्रॉफिट का पार्ट आपका शेयर हो जाता, एंड 11,304 का आपके पास वैल्यू रहता, 11,304 का वैल्यू रहता। अभी अभी क्या करेंगे हम, क्या करेंगे हम, अल्टरनेट स्ट्रेटेजी, सेल योर 10% शेयर्स ऑफ लीवरेज्ड फर्म फॉर 11,304, आपके पास जो स्टेक है वो सेल करो, सेल करो 11,304 को, एंड बोरो 10% ऑफ लीवर्ड फर्म्स डेट, दैट इज लीवर्ड फर्म, हमारी वाली लीवर्ड फर्म है, देखो हमने इसमें से इक्विटी में से, अभी यहाँ पे क्या है, वैल्यू जो लीवर्ड फर्म है उसका ज्यादा है, राइट, उसका जनरली ज्यादा रहता है ना लीवर्ड फर्म का, बिकॉज उसका कॉस्ट कम रहता है, तो हमने इसका 10% तो सेल किया, हम अल्टीमेटली ये दो टैली होनी चाहिए, 213 और 2, तो हमने इसका 10% तो सेल किया, हमारे पास था, इसका इसका हमने कुछ नहीं किया ना, तो अभी जो बचा है ना उसका भी 10% ले लो, उठा लो, मतलब ये 11,304 सेल करके आया, 11,000 मुझे 304 आया, राइट। अभी ये हम सेल नहीं कर सकते बिकॉज मेरे पास है नहीं डेट, राइट, आई एम एन इक्विटी शेयर होल्डर, तो मैं क्या करता हूँ, लोन लेता हूँ इतने का, अगर इनको 1 लाख, इन्होंने डेट कितने पे उठाया है, कंपनी ने डेट कितने पे उठाया है, 7% पे, तो आई एम अज्यूमिंग कि पर्सनल लोन भी मुझे 7% पे मिलेगा, दिस इज अज्यूम्ड इन दिस अप्रोच, आई एम नॉट अज्यूमिंग, दिस इज अज्यूम्ड इन दिस अप्रोच, तो मैं 7% पे डेट उठा सकता हूँ। सो व्हाट मोदिग्लियानी मिलर सेज कि पीपल क्या करेंगे, व्हाट विल पीपल डू, ये 10% सेल किए, 11,304 खुद की जेब में आ गए, और 10% बोरो करेंगे, 10,000 रुपए आ गए, 10,000 रुपए आ गए, फर्म्स डेट 10%, and invest the money that is 10%, एक ही मिनट सॉरी, 10% ऑफ लीवर्ड फर्म्स डेट दैट इज 10,000 रुपीज लिए, टोटल 21,304 हो गए, एंड अभी इन्वेस्ट मनी दैट इज 10% इन अनलीवर्ड फर्म स्टॉक, अनलीवर्ड फर्म के स्टॉक में ये इन्वेस्ट करो, टोटल मेरे पास कितने आ गए, 10,000 का लोन लिया वो आ गया, प्लस 11,304, टोटल मेरा ये सेल करके टोटल मेरे पास 21,304 आए। दिस वॉज बेसिकली मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने क्या किया, ये टोटल जो फर्म था ना उसका 10% मैंने मेरे हाथ में ले लिया, बिकॉज इसका वैल्यू ज्यादा है, इसका वैल्यू ज्यादा है, अभी यही 10% स्टेक मैं उस फर्म में लगाऊंगा, अभी यही, बिकॉज 10% बिकॉज प्रॉफिट सेम है तो मुझे सेम रिटर्न मिलेंगे ना, अगर मैं उतना ही लगाऊंगा, तो यही 10% मैं उस फर्म में लगा लूंगा। उस फर्म में लगाने के लिए मुझे कितने रुपीज चाहिए, देखो 2 लाख उसका टोटल वैल्यू था इक्विटी का, उतना ही टोटल फर्म का भी है, 2 लाख का 10% 20,000 लगेंगे, मेरे पास आज हाथ में कितने हैं, 21,304, मैं 20,000 इन्वेस्ट कर दूंगा, मेरे हाथ में कितने बचेंगे, 1,304 विच इज वॉट आर्बिट्राज प्रॉफिट, बाद में यूर रिटर्न, हमारे एग्जैक्ट रिटर्न्स कितने हो गए, बिकॉज हमने लोन भी लिया है, तो 10% इबिट ऑफ अनलीवर्ड फर्म, अनलीवर्ड फर्म मतलब ये वाला जिसमें कोई डेट नहीं है, अनलीवर्ड है, तो इसका 10%, अभी मैंने इसमें एक बार पैसे लगाए तो मुझे फिर से आ जाएंगे रिटर्न, जैसे पहले कुछ प्रोसेस जब कुछ आर्बिट्राज वगैरह नहीं किया था, मुझे कितने पैसे आ रहे थे एज ए डिविडेंड, 13,000 का 10%, 1,300 रुपीज आ रहे थे, राइट। सिमिलरली अभी मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से इससे डिविडेंड मिलेगा, कितना मिलेगा, 10% मिलेगा, ये कितना कमा रहा है सर, 20,000 कमा रहा है सेम, बट ये कोई इंटरेस्ट नहीं पे कर रहा, ये कोई इंटरेस्ट नहीं पे कर रहा, जैसे यहाँ पे यहाँ पे कोई डेट नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे हमने पहली कंपनी एम वाली कंपनी माइनस कर रही थी, बट ये कंपनी कोई इंटरेस्ट नहीं पे कर रही बिकॉज इसके बस डेट ही नहीं है, राइट। तो पूरा का पूरा 20 इक्विटी होल्डर्स का हो गया, उसमें से 10% मेरा स्टेक है,
₹2000 मुझे मिल गए, ₹2000 मुझे मिल गए। पहले कितने मिलते थे? 1300 मिलते थे। अर्बिट्राज किया, वो हायर वाला सेल किया एंड लोअर इसमें इन्वेस्ट किया। क्यों? बिकॉज अल्टीमेटली सोचो हमने किया क्या, वैल्यू उसका हायर था, इसलिए वैल्यू सेल किया, वैल्यू रियलाइज किया, पैसा हाथ में लाया, उतना इक्वल इसमें इन्वेस्ट किया एंड दोनों के रिटर्न्स तो सेम ही थे ना, दोनों कमा तो सेम रहे। तो आज भी उसका हायर वैल्यू सेल करके ज्यादा पैसे आए, वो मैंने इसमें लगाए, पूरे के पूरे नहीं लगाए, लेट्स अज्यूम इसमें जितने रिक्वायर्ड थे उतने ही लगाए। वहां पे आए थे 21 समथिंग समथिंग, यहाँ पे ये देखो 21,304 आए थे मुझे, सेल करके रियलाइज करके या फिर लोन लेके मान लो, सिर्फ 20 लगाए। क्यों? मुझे 20 ही चाहिए ना, 10% स्टेक वहां पे था, यहाँ पे भी 10% स्टेक रखूंगा, इक्वल अमाउंट ऑफ मनी आएगा, ये देखो 2000 रुपीज आए, बट मैं 7% लोन भी तो लिया है मैंने। यहाँ पे उन्होंने शायद से गलती की है, 10% लोन बोला है शायद, बट ये एक्चुअली 7% ही लोन है, बिकॉज मार्केट में 7% रेट चल रहा है। ठीक है, तो 7% से लोन उठाया था मैंने 10,000 का फॉर इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी, राइट। तो उस पर इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा 700 रुपए, अल्टीमेटली कितना बचा? 1300, विच इज अगेन सेम एज अर्लियर रिटर्न्स। सो अल्टीमेटली क्या हुआ सर? मैंने ज्यादा वैल्यू वाला स्टॉक सेल किया, उससे पैसे आए, उस पैसे से जितने चाहिए थे यहाँ पे उतने ही लगाए, इन सच वे कि मेरे रिटर्न्स कांस्टेंट रहे। रिटर्न्स आज भी यहाँ पे 1300 मिला नेट रिटर्न, पहले भी 1300 था, सिर्फ यहाँ पे लोन लेना पड़ा मुझे। सो यहाँ पे टोटल 10% मुझे 2000 मिला, उसमें से 700 फिर से इंटरेस्ट गया, राइट, बचा फिर से 1300। सो व्हाट आई डिड इज अल्टीमेटली टू समराइज एवरीथिंग, आई केप्ट माई रिटर्न्स कांस्टेंट, आई केप्ट माई रिटर्न्स इंटैक्ट, मैंने रिटर्न्स इंटैक्ट रखे। एंड मेरा फिर फायदा क्या हुआ सर? फायदा हुआ ना बॉस, जब मैंने ये अर्बिट्राज प्रोसेस किया तब मेरे पास 1304 ज्यादा आए ना। कैसे सर? सोचो ना, 21304 के स्टॉक, सॉरी 11304 के स्टॉक सेल किए, 10,000 लोन उठाया, टोटल 21,000 हाथ में आए, उसमें से सिर्फ 20,000 इन्वेस्ट किए, अभी पूरा प्रोसेस में फिर से बता, 20,000 इन्वेस्ट किए, उस पर 1300 आए, दैट इज फाइन, वो तो ठीक है। रिटर्न्स वाला सर हमको समझा, 1300 यहाँ से भी आए, 1300 यहाँ से भी आए, कैसे 1300, ये वाले 1300 कैसे है? 2000 आए माइनस 700 गए ऑन दिस 10,000 का लोन, राइट, ऑन दिस 10,000 का लोन। तो अल्टीमेटली मेरे रिटर्न्स कांस्टेंट रहे, बट स्टिल मेरे पास जो पहले जब इन्वेस्ट किया तब पैसा बचा था ना, 21 आए थे, उसमें से सिर्फ 20 इन्वेस्ट किए, 1304 मेरे हाथ में है, 1304 मेरे हाथ में है। समझ में आ रही है बात? सर आप बोलोगे लोन भी तो रिपे करना है, वो ऑब्वियसली लोन रिपे करना है, वो तो जो अमाउंट आया था वही रिपे करना है। एंड सेकंड थिंग, वो वैल्यू अभी भी पड़ा है स्टॉक्स में, पड़ा है, वो तो पहले भी था बिफोर टेकिंग लोन। व्हाट वाज देयर? आई वाज ओनिंग द स्टॉक्स ऑफ 21 lakhs, सॉरी नॉट 21 lakhs, ये 21304 के स्टॉक्स में ओन कर रहा, सॉरी 11304 के स्टॉक्स ओन कर रहा था। ठीक है, आई होप क्लियर है। यही 10% मैंने यहाँ पे लगाया, सिर्फ यहाँ पे 11304 इक्विटी का वैल्यू था, ये लोन था, ये 10,000 लिया, वो 10,000 रीपे करूंगा, दैट्स इट, इसमें कोई डिफरेंस है नहीं। यहाँ पे एक्चुअली और एक चीज भी है कि जैसे मैंने यहाँ पे रिटर्न्स कांस्टेंट रखा ना, समटाइम्स व्हाट पीपल डू कि पूरा का पूरा जितना आया ना 21304, वो यहाँ पे हमने 21403 आया, 304 आया, बट लगाते टाइम सिर्फ 20,000 लगाया। क्यों? हमको रिटर्न्स कांस्टेंट रखने थे। एक चीज ऐसा भी हो सकता है कि जितना पैसा है हमारे पास उतना लगा दो दूसरे स्टॉक में, तो इन दैट केस क्या होगा, अगर मैंने 21304 दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किया रहता तो मेरे अल्टीमेटली रिटर्न्स बढ़ जाते। फिर ये जो यहाँ पे हमारे अभी तक रिटर्न 1300 कांस्टेंट रहे, यहाँ पे 1300 एंड ये पहले वाला 1300 बिफोर आर्बिट्राज, ये कांस्टेंट रहे, तो ये बढ़ जाते, बिकॉज मैं ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो अल्टीमेटली अगेन रिटर्न ज्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, अगेन दैट इज ऑल्सो आर्बिट्राज इज एनी प्रॉफिट, इट्स नॉट कि वो मतलब सिर्फ उस पे हुआ तो प्रॉफिट, और अल्टीमेटली रिटर्न्स बढ़ रहे तो अगेन दैट इज ऑल्सो प्रॉफिट फॉर मी। आई होप आपको आर्बिट्राज प्रोसेस समझा है। few things before we conclude on this Modigliani Miller। एक तो ये कि इस अर्बिट्राज आपको अगर सम दिया है एंड दे हैव टोल्ड यू कि अर्बिट्राज प्रोसेस एक्सप्लेन करो, एवरी टाइम अर्बिट्राज होगा, इज इट मैंडेटरी? नो बॉस, इट इज ओनली पॉसिबल अगर
दो कंपनीज का वैल्यू ऑफ फर्म अलग अलग है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ फर्म, तो ही आर्बिट्राज पॉसिबल है। ओके, सेकंड चीज जहां पे मिस्टेक कर सकते हो, किसका वैल्यू सेल करना है। अभी यहाँ पे हमने अजम्पशन लिया था, इफ यू हैव 10% शेयर्स इन एम लिमिटेड, आपको कैसे पता एम लिमिटेड में ही कंसीडर करना है, उल्टा होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट इन दैट केस आपको अप्रोच चेंज करना पड़ता, आर्बिट्राज का प्रोसेस चेंज करना पड़ता। अगर यहाँ पे अजम्पशन एन लेते तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा होता नहीं होता, बट फिर प्रोसेस भी उसी अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना पड़ता। देखेंगे यहाँ पे आगे और एक इलस्ट्रेशन है, उसमें है, वो अभी हम नहीं देखेंगे, बट यू चेक इट एट योर एंड, या फिर जब हम टीवाई के सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन इलस्ट्रेशन के तब देखते हैं। ठीक है, आर्बिट्राज नहीं होता ऐसा नहीं मैं बोलता, अगर डिफरेंट वैल्यू है तो यस आर्बिट्राज इज पॉसिबल, बट प्रोसेस आपको सही वाला अडॉप्ट करना है। उसमें भी लाइक यहाँ पे इन दिस केस वी शिफ्ट मूव फ्रॉम एम टू एन, फर्म एन कंपनी एम टू कंपनी एन हम मूव हुए, क्यों? एम का वैल्यू ज्यादा था, हमने एम के सेल किए स्टॉक्स एंड देन एन के बाय किए, तो वी मूव्ड करेक्टली फ्रॉम हायर वैल्यू टू लोअर वैल्यू, तो आर्बिट्राज सक्सेसफुल हुआ, प्रॉफिट बना। उल्टा किया तो लॉस हो जाएगा, समझ में आ रही बात? उल्टा किया तो लॉस हो जाएगा। सो अगेन फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, हमेशा आर्बिट्राज पॉसिबल है क्या? नहीं। फर्स्ट यू हैव टू चेक वेदर वैल्यू ऑफ फर्म इज डिफरेंट। सेकंड चीज, नाउ दैट यू नो वैल्यू ऑफ फर्म इज डिफरेंट, यू हैव टू अडॉप्ट अ राइट स्ट्रेटेजी, किसका सेल करना है ये करेक्टली डिसाइड करना है। नाउ लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे, नाउ दैट आई हैव गॉट टू नो कि वैल्यू ऑफ फर्म एम इज मोर, तो व्हाट आई विल अज्यूम, मैं इफ आई अज्यूम कि मेरे पास एम के शेयर्स हैं, तो आई विल सेल दैट एम के शेयर्स। ठीक है, मैं उल्टा करके नहीं चलता, लॉस हो जाता मुझे। ठीक है, ये हम डिटेल में देखेंगे, चाहिए तो जब हम सम सॉल्व करेंगे तब डिटेल में देखेंगे। फ्रॉम कंसेप्चुअल पर्सपेक्टिव, जस्ट एज आई टोल्ड कि इस लेक्चर का इंटेंशन क्या है, जस्ट टू ब्रश अप योर कंसेप्ट बिफोर योर एक्चुअल रिविजन या फिर एक्चुअल सेल्फ प्रैक्टिस। ठीक है, फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, इज मोदिग्लियानी मिलर क्लियर टू यू? क्या था सर एमएम अप्रोच में? इट वाज ओनली एनओआई अप्रोच जैसे ही था, ओवरऑल कॉस्ट कांस्टेंट रहता है। कहाँ पे रहता है ये कांस्टेंट कॉस्ट? बिटवीन इक्विटी एंड डेट के बीच में रहता है, कांस्टेंट क्यों रहता है, उसका एक्सप्लेनेशन मोदिग्लियानी मिलर ने कैसे दिया? एनओआई अप्रोच में क्या बोलते थे? कांस्टेंट इसलिए है गाइस बिकॉज डेट का जितना सेव हो रहा है उतना इक्विटी ज्यादा डिमांड कर रहा है, ये बताया, डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाए वो लोग। मोदिग्लियानी मिलर आए, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि ये इक्वल कैसे रहता है, बिकॉज अगर इक्वल नहीं रहा तो लोग आर्बिट्राज करना स्टार्ट होते हैं, एंड करने से जब लोग ये सेल करते हैं, ये बाय करते हैं, तो जो छोटा वाला बाय करते हैं वो हाई प्राइस पे जाता है, एंड जो सेल करते हैं वो लो प्राइस पे आता है, एंड अल्टीमेटली दे अचीव इक्विलिब्रियम एट अ कांस्टेंट प्राइस। क्लियर है? दिस वाज द प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेशन जो मोदिग्लियानी मिलर ने एक्सप्लेन किया। आई होप ये क्लियर है फ्रॉम कंसेप्ट पर्सपेक्टिव। ठीक है, अभी आई गेस टाइम एक्सीड हुआ है, वी विल टेक अ कट ऑफ ओवर हियर। हमारा इस चैप्टर में क्या क्या पेंडिंग है वो मैं एक बार डिस्कस करता हूँ, माइट बी यू वुड बी एबल टू सी दैट आइदर इन द नेक्स्ट वीडियो एज अ पार्ट 2 या फिर इसी वीडियो में मैं अटैच करूंगा, बट एज ऑफ नाउ मैं एटलीस्ट रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। ठीक है, हमारा क्या क्या पेंडिंग है वो एक बार देख लेते हैं। मोदिग्लियानी मिलर हुआ है, उसमें टैक्स विदाउट, ये तो हम विदाउट टैक्स था, टैक्स वाला हम देखेंगे बाद में। ठीक है, और क्या पेंडिंग है इसमें? एक तो दो थियोरटिकल, ये वाले ट्रेड ऑफ थ्योरी यही है एक्चुअली टैक्स वाला, ठीक है, बट एनीवेज ये ट्रेड ऑफ थ्योरी पेंडिंग है, ये पैकिंग ऑर्डर थ्योरी पेंडिंग है, थियरी ही है ये, थियरी इन द सेंस थियोरटिकल ही है ये, एंड देन ये हमने कवर कर लिया है। देन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, ईबीएट, ईपीएस एंड एमपीएस का एनालिसिस, इन तीनों में रिलेशन क्या है वो एक पॉइंट देखना है, इनडिफरेंस पॉइंट क्या रहता है वो एक देखना है, एंड ब्रेक इवन पॉइंट क्या रहता है वो देखना है। ये तीन चीजें ही है, आई गेस ये तीन चीजें ही है, दैट्स इट। यस, एंड एक और कंसेप्ट है ओवर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन। ओनली 4 points are pending in this whole chapter, only 4 points are pending, break even point, indifference point। ठीक है, एज ऑफ नाउ यहाँ पे रुकते हैं, ये बाद में देखेंगे। ठीक है, आई होप यू आर फाइंडिंग इट फ्रूटफुल, बिफोर मूविंग अहेड, बिफोर क्लोजिंग द चैप्टर मैंने वो 4 चीजें तो बताई, एंड ये फिर से एक चीज नए बैच का अनाउंसमेंट फिर से बता रहा हूँ,
फिर से बता रहा हूँ, वी आर गोइंग लाइव फ्रॉम May 25 रेगुलर बैच। May 25 का रेगुलर बैच जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा, ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों के लिए। वेयर इज इट अवेलेबल सर? अवेलेबल एट साइली मैम सक्सेस मंत्रा एकेडमी। सक्सेस मंत्रा एकेडमी। आई माई सेल्फ फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपका ये सब्जेक्ट के लिए आई एम अवेलेबल। फेस टू फेस बैच रहेगा। एट द सेम टाइम ऑप्शंस अवेलेबल इज लाइव स्ट्रीमिंग, वर्चुअल एंड रिकॉर्डेड। प्री रिकॉर्डेड भी आपको अवेलेबल है पुणे में, फेस टू फेस अवेलेबल है। सब्जेक्ट्स, बाकी सब्जेक्ट के लिए फैकल्टीज कौन कौन है, फीस के क्या डिटेल्स है, बैच के स्टार्ट डेट वगैरह क्या है, ये सब आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे, मिल जाएगा साइली मैम्स के, सक्सेस मंत्रा के। एज वेल एज यू कैन कॉन्टैक्ट देम, एवरीथिंग इज अवेलेबल। ठीक है। आई होप आज का सेशन बढ़िया रहा होगा आपको। एट द सेम टाइम जस्ट आई विल रिक्वेस्ट कि अगर ये रिवीजन सीरीज पसंद आ रही है तो डू शो योर लव बाय subscribing the channel and liking the video, everything else, ठीक है, and basically guiding other students, referring it to other students because उनका भी फायदा हो। ठीक है, let's close it over here.